नेक्स्ट हम आ रहे हैं टुवर्ड्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें से बहुत सी चीज़ें प्रोबेबली आपको पहले से पता होंगी, बिकॉज जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के लिए हमें बहुत सी चीज़ें पहले से ही सीखनी पड़ जाती हैं। ऑफ कोर्स जब हमें किसी चीज़ की नेचर नहीं पता होगी, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होंगे, तो हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रीटमेंट से पहले ट्रांजैक्शन को समझना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा होगा कि एक इक्विटी होती है, एक डेट होता है। यानी जब हमें बिजनेस को पैसे मिलते हैं तो हम उसको या तो इक्विटी में क्रेडिट कर सकते हैं या तो लायबिलिटी में क्रेडिट कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हासिल होने वाले पैसों को इक्विटी में दिखाना है या लायबिलिटी में दिखाना है? तो फिर हमने मिसाल डेफिनेशंस पढ़ी IAS 32 की कि अगर लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट करता है और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, अगर ये पैसे हमने वापस करने हैं तो ये लायबिलिटी है, और अगर पैसे वापस नहीं करने, ऑर्डनरी शेयर्स आपने पढ़े, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े, तो बहुत सी चीज़ें आपकी पहले से पढ़ी हुई होंगी, तो उसके बाद ही आपने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझी होगी। हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी बिजनेस के पास फाइनेंस रेज करने के कौन कौन से सोर्सेस मौजूद होते हैं, कि जब भी बिजनेस को पैसे की ज़रूरत हो या पैसा चाहिए तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला पार्ट तो यह है कि आप हासिल क्या करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक प्लान करता हूं कि हम क्यों ना एक बहुत ही बड़ा स्कूल बना लें, और उसके लिए हम कोई 4 से 5 एकड़ का एक बड़ा प्लॉट खरीद लें, उसमें क्लासरूम्स भी हों, उसमें स्केटिंग एरिया भी हो, उसमें आइस स्केटिंग का एरिया भी बना दें, उसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, साइकिलिंग स्पेस भी होना चाहिए, क्रिकेट ग्राउंड भी होना चाहिए, लॉन्ग टेनिस भी हो। हम कहते हैं कि हम एक्टिविटीज से भर देंगे स्कूल को, बिकॉज हम बच्चे की स्किल्स डेवलप करेंगे, ना कि सिर्फ पढ़ाई के पीछे ध्यान लगाएंगे। तो क्यों ना हम उसको एजुकेशन भी दें, उसके साथ साथ हम उसको एक्टिव भी करें, बिकॉज हम फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एक्टिविटी से आउट हो गए। बट फॉर दैट आई नीड मनी। मैं पैसे कहां से रेज कर सकता हूं? कुछ बिल्डर्स आजकल क्या कर रहे हैं, आपको कहेंगे कि आप हमारा प्लॉट बाय करें, ठीक है, क्यों? बोलेंगे एक ऑप्शन देते हैं, आप हमारा प्लॉट बाय करें जिसकी पेमेंट बिल फर्स्ट 15 लाख रुपए है, आप मुझे 15 लाख रुपए एडवांस में दे दें। आपने कहा ठीक है। फिर वो आपको कहते हैं कि साल बाद या 6 महीने बाद हम आपसे यही प्लॉट एक फिक्स वैल्यू पे बाय बैक करेंगे। अच्छा, वो बोलते हैं 50% प्रॉफिट पे। तो अगर आपने मुझे 15 लाख आज दिए, आज के आज मुझसे क्रॉस चेक ले लें 22.5 लाख रुपए का, साल भर बाद आप ये फाइल मुझे वापस दीजिएगा 22.5 लाख रुपए। आप बोलेंगे सही यार, एक साल में 50%, राइट? लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है, काइबोरी 15% है। तो अगर वो बैंक से लोन ले लेते थे इतना ज्यादा तो नहीं पड़ता, 15 से 20 पड़ जाता। तो ये क्या अकलमंदी है बिल्डर की तरफ से? लेकिन बिल्डर को कहता है कि मैंने अभी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है, लिहाजा मैं विदाउट अप्रूवल्स कंट्रोल अथॉरिटी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटीज या जितने भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जब तक मुझे वहां से NOC नहीं मिल जाती मैं प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग नहीं कर सकता। लेकिन लॉन्चिंग से पहले मुझे जमीन खरीदनी है। अब जमीन का सौदा मेरा हो चुका है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं जनरल मार्केट को कहूंगा कि मेरे प्लॉट्स बुक करवाएं, मैं लीगली फंस जाऊंगा, हाँ, क्योंकि अभी मैं अनाउंस ही नहीं कर सकता। और वो जब तस्दीक करेंगे किसी की वेबसाइट से तो वो आके क्रैक डाउन करेंगे मेरे ऊपर। उनको नहीं बताना मुझे जमीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, मुझे स्कूल की जमीन के लिए पैसे चाहिए। तो आप मुझे आज पैसे दे दे, गारंटीड 22.5 लाख रुपए मुझसे ले लेना। और ये मुझे पता है कि जब ये लेट्स से एक ज़रई ज़मीन खरीदते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं, वो तो एकड़ के हिसाब से मिलेगी, सस्ती मिलेगी। लेकिन जब वो सारा प्लेन करके मैं इस पर रोड्स बना दूंगा, स्ट्रीट लाइट लगा दूंगा, ड्रेनेज लगा दूंगा, प्लॉट की कटिंग्स बना लूंगा, तो कहीं भी नहीं गया एक प्लॉट 30 लाख रुपए का तो बुक होगा ही होगा। तो अगर मैंने आपको 15 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए दे ही दिए तो कोई कुछ गया थोड़ी, तो मेरे लिए फायदा है। एम क्या है, हासिल क्या करना चाहते हो? मिसाल एक एम होता है दैट वी मस्ट अचीव अ बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे कुछ अरसे के बाद तो मैं आपको रीपे कर दूंगा,
लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा कि मुझे तंग नहीं करना। मैंने अगर बोला है मुझे 7 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, चुप करके बैठ जाओ, मैं मार्कअप देता रहूंगा। अगर मैंने किसी से शॉर्ट टर्म लिया तो वो रोज मुझसे पूछता रहेगा, हाँ भाई वापस कब कर रहे हो, हाँ भाई वापस कब कर रहे हो। पहला, हम सोर्स ऐसा चूज करेंगे दैट हेल्प्स अस अचीव अ बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। दूसरा, एजुकेट वर्किंग कैपिटल। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल में एक अमाउंट फंसता है। एडुकेट का मकसद नॉट टू हाई नॉट टू लो, राइट। तीसरा, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। इसको हम बेसिकली कहते हैं किसी भी बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मकसद क्या होता है? हम उसके अंदर देखते हैं कि एक बिजनेस के पास जो भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें लायबिलिटी कितनी है और इक्विटी कितनी है। इसका आपने रेशियो भी पढ़ा होगा, गियरिंग रेशियो। गियरिंग मेजर किया जाता है एज डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी या डेट टू इक्विटी रेशियो करके, क्योंकि डेट खतरनाक है, इक्विटी सेफ है कंपैरेटिवली। महंगी है इक्विटी, इक्विटी सस्ती नहीं है लेकिन सेफ है क्योंकि पैसे वापस नहीं करने, इररिडीमेबल है। डेट हमेशा रिडीमेबल होता है, तो बिजनेस को आफ्टर सर्टेन टाइम क्योंकि ये पैसे वापस करने हैं तो दिस इज डेंजरस फॉर द बिजनेस। और अगर बिजनेस उस पर रीपे ना कर सका तो प्रॉफिट चाहे आपका कितना ही हो लेकिन लिक्विडिटी में मारे जाओगे, तबाह हो जाओगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में एक एडिकेट लेवल ऑफ गियरिंग हो। अगर हम हाईली गियर्ड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कर्जों में डूब जाएंगे, बिजनेस नहीं चल पाएगा। अब ये हासिल करने के लिए कुछ मजीद कंसिडरेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे पहला कि आपको अमाउंट चाहिए कितना। जिस तरह मैंने कहा कि एक बिल्डर को अगर एक कोई 45 एकड़ की या 50 एकड़ ज़मीन खरीदनी है जिसकी मालियत लेट से कोई 1 अरब रुपए बनती है, और आप तो महज एक बिल्डर है और बिल्डर तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं। अगर मैं बैंक के पास जाता हूं कि लाओ भाई मुझे 1 अरब रुपए का लोन दो, बैंक बोलेगा अच्छा मुझे अमाउंट कितना चाहिए। अगर मैं ओडी के लिए जाता हूं तो कोई बोलेगा यार तुम 1 अरब रुपए ओडी लेने आए हो, पूरी दुनिया में कभी किसी को मिली है? तो आप पहले ये तो देखो कि आपको अमाउंट कितना चाहिए। अगर आपको अमाउंट चाहिए छोटा मोटा, इन्वेंट्री को फाइनेंस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए, तो बात हो सकती है, छोटा अमाउंट है। लेकिन अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट चाहिए, अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली आपके सोर्सेस वेरी करेंगे। दूसरा, उसकी कॉस्ट। शेयर होल्डर से पैसा लोगे, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेंगे, उसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। और अगर डेट होल्डर से पैसा लेंगे तो उसका इंटरेस्ट है। आप कितनी कॉस्ट बियर कर सकते हो? एज आई सेड कि भाई लॉन्च होने के बाद तो मैं इस जमीन की कटिंग्स बनाऊंगा और 250-250 गज के, 125-125 गज के, 150-150 गज के प्लॉट्स बेचूंगा, 300-300 गज के प्लॉट्स बेचूंगा। और रेजिडेंशियल में जो कंपटीशन चल रहा है वहां 50-50, 60-60 लाख रुपए के प्लॉट्स हैं। अगर मैं 30 लाख में भी दे दूं ना, बहुत कमाऊंगा। लेकिन मसला यह है कि अभी ये जो ज़मीन में ख़रीद रहा हूं उसके लिए पैसा चाहिए। आई माइट बी इन अ पोजिशन टू बियर द हाई कॉस्ट। हमारे यहाँ कुछ लोग पाकिस्तान में गाड़ी खरीदने आते हैं। अब गाड़ी के लिए उनके पास पैसे हैं 15 लाख और गाड़ी पसंद करते हैं वो 25 लाख वाली। तो हम कहते हैं यार तुम जब बजट ही नहीं है तुम्हारा, तो कहता है भाई एक काम करो 15 लाख अभी दे रहा हूं, बाकी फाइल आप रख लो। 10 लाख रुपए वो 2.5 से 3% पर मंथ पे फाइनेंस करते हैं। और कब दोगे? फसल पे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का मेजॉरिटी हिस्सा फसल पे चलता है कि जैसे ही फसल उतरेगी पैसे दे दूंगा। तो क्योंकि फसल के टाइम पे मेरे पास बहुत अमाउंट आ जाना है तो ये 2.5-3% मुझे मारेंगे नहीं, फिलहाल तो गाड़ी तो दो। लेकिन एक कंपनी के लिए मे बी एक अलार्मिंग हो कि यार इतना मैं कमाऊंगा भी,
जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूंगा उसका IRR भी तो देखना है, उसका ROCE भी तो देखना है कि मैं कमाऊंगा कितना और दूंगा कितना। अगर कि मैं कमाऊंगा बहुत ज्यादा, मिसाल के तौर पे मेरा प्लान ये कहता है कि स्कूल की सिर्फ एडमिशन ओपन का बोर्ड लगेगा ना, आवाम पागल हो जाएगी, ये सारे स्कूल्स को ताले लग जाएंगे, सारे बच्चे हमारे स्कूल में होंगे। और अगर कैपेसिटी ज्यादा होगी, एक बड़ा स्कूल होगा, एक पर्पस बिल्ट बिल्डिंग होगी, तो एडमिशन फीस से ही सारे पैसे वापस कर दूंगा, मंथली फीस तो बाद में आएगी। मे बी आई माइट बी इन अ पोजिशन कि मेरे लिए कॉस्ट इतनी मैटर ना करे। तीसरा, ड्यूरेशन, चाहिए कितने देर अरसे के लिए। सो इफ आई प्लान कि मुझे ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, उस पर कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी, और ये पूरा प्लान करीबन 3 साल का है। जैसे ही 3 साल के बाद मेरा स्कूल रजिस्टर हो जाएगा, फैकल्टी हम इंडक्ट कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे, स्कूल का नाम तय हो जाएगा, और बस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलनी है। तो सारे पैसे मुझे एडमिशन के टाइम पे ही वापस हो जाएंगे। या मैं समझता हूं कि एडमिशन पे इतना पैसा है, मंथली इतना पैसा है, तो मुझे करीबन 2.5 साल और लगेंगे ये पैसे रिकवर करने में। अगर मैं खर्चे माइनस करता हूं तो मेरे 2.5 साल के प्रॉफिट से मैं पे बैक कर जाऊंगा। तो 3.5 साल मिसाल बिल्डिंग को बनाने में और लॉन्च करने में, और 2.5 साल पैसे आने में, रिकवर करने में। तो मैं जिससे लोन लेता हूं, मैं अकॉर्डिंगली उसको ड्यूरेशन बता दूंगा कि मैं आपको इतने टाइम में वापस कर दूंगा पैसा। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये कि क्या मैं सारा का सारा अमाउंट एक साथ दूंगा या किस्तें किस्तें करके कुछ दे सकता हूं। अगर आपको कोई ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके चुकाते जाएं, जिस तरह लीजेस होती हैं, तो आसानी हो जाती है। अगर वो कहता है मेरे पैसे तोड़ो नहीं, और जाहिर सी बात है इन्वेस्टर ऐसा कह सकता है कि मैं अगर आपको 15 लाख रुपए देता हूं और आप मुझे लाख रुपए करके देते हो, तो लाख रुपए में से मैं मार्कअप काटूंगा अलग, और बाकी जो मेरे प्रिंसिपल है उसका मैं क्या करूंगा। मैं कहूंगा यार तोड़ो नहीं, पूरे के पूरे 15 लाख रुपए मुझे दो ताकि मेरे किसी दूसरी पार्टी को दूं। बैंक्स के लिए यह मसला नहीं है, लेकिन हमारे लिए पैसे टूटना, टुकड़ों में पैसे आना कंसर्न है। मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दूंगा। मैं कहूंगा भाई हर महीने मार्कअप दो और फसल में मुझे पूरे 15 लाख रुपए वापस करना, ये टुकड़ों में नहीं चाहिए। तो कुछ सोर्सेस ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर सकते हैं, और कुछ होंगे जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर नहीं करेंगे। रीपेमेंट, राइट, जो जिस तरह हमने ड्यूरेशन की बात की, रीपेमेंट का मकसद है कि रीपेमेंट करनी भी है कि नहीं करनी। तो इसमें आपके पास एक रिडीमेबल होते हैं, एक इरिडीमेबल होते हैं। अगर कि आप इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं, किसी ऐसी मशीन में कर रहे हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी फिर आपको पैसे चाहिए होंगे, उसको बेच के एक नई मशीन खरीदेंगे। लिहाजा जिससे पैसे ले रहे हो उसको वापसी का आसरा ना करवाना, ठीक है, उसको वापसी का, क्योंकि बिल्डिंग में बेचूंगा थोड़ी स्कूल की, वो तो मेरे पास ही रहेगी। तो रीपेमेंट में एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल, एक होता है कन्वर्टेबल। मैं ऐसा कुछ हल कर सकूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इस पॉइंट पे मेरे जब सारे प्लॉट्स बुक हो जाएंगे, या अगर मेरे सिर्फ 20% या 30% प्लॉट्स भी बुक हो गए ना, तो जमीन के पैसे तो बाहर है, अप्रूवल के पैसे तो बाहर है, तो सिर्फ डाउन पेमेंट से ही मैं तमाम लोगों को 22.5 लाख रुपए दे दूंगा। बेटा ये लो पैसे, जाओ अपने घर, चेक दिया था ना, क्लियर करवा लो। तो इन्वेस्टर भी खुश और मेरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो गया। मेरा पैसा क्या लगा? मैंने पैसा लगाया नहीं। मैंने एक पार्टी से पैसे लिए कुछ वक्त के लिए, जैसे ही अप्रूवल आ गए, एनओसीज आ गई, प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्लॉट्स की सिर्फ डाउन पेमेंट ही आई ना 30% प्लॉट्स की, भाई ये पैसे आउट हो गए। क्योंकि हम, आप देख सकते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड्स को कमर्शियल और रेजिडेंशियल करते जा रहे हैं, और क्योंकि उसमें पैसा बहुत है। उसमें जो प्लॉट की कटिंग बिकती है 300 गज का, 150 गज का, बहुत महंगा बिकता है। खैर, रीपेमेंट। लास्ट आप ये देख सकते हो कि ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट डालेगा। अगर पहले ही लायबिलिटीज बढ़ी हुई हैं और मैं मजीद लोन लेता हूं, जिस तरह प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं ना, एक रिडीमेबल, एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल को किस में दिखाते हैं? लायबिलिटी में, और इरिडीमेबल को दिखाते हैं इक्विटी में। फिर उसकी जो कॉस्ट है वो, अगर मैं लोन लेता हूं, डेट लेता हूं, तो उसकी कॉस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से माइनस होगी, फाइनेंस कॉस्ट, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर जाएगा।
लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स लेता हूं तो मैं उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के भी बाद माइनस करूंगा, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं गिरेगा। और अगर मैं इक्विटी से ले लेता हूं तो डिविडेंड्स तो प्रॉफिट लॉस से जाएंगे ही नहीं, वो तो रिटेन अर्निंग से जाएंगे, मेरे प्रॉफिट पे फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इंपैक्ट वुड अ पर्टिकुलर सोर्स शो ऑन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी मेरा कंसर्न है। मेरा एम ये है कि मैं जो मेरे कंसर्न्स हैं, ठीक है, जो मेरी कंसिडरेशंस हैं, मैं उसको एम से मैच करूंगा। हासिल ये करना है, लेकिन ये हासिल करने के लिए आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? अमाउंट रिक्वायर्ड क्लियर है, कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ड्यूरेशन आपको कितने अरसे के लिए चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग रीपेमेंट्स एंड रीपेमेंट इटसेल्फ कि करनी भी है कि नहीं करनी, एंड लास्ट में उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा मकसद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर जिस तरह ऊपर हम बात कर चुके, और दूसरा प्रॉफिट लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब हमारे सामने प्राइमरीली दो सोर्सेज आते हैं, एक इक्विटी और दूसरा डेट। इक्विटी का मकसद आप समझते हैं कि देयर इज नो रीपेमेंट, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम इक्विटी इशू करते हैं तो वील बी मेकिंग ऑनर्स, यू नो लॉन्गर वुड बी ऑनर ओनली, हम किसी और को अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना देंगे, सो यू विल बी लूजिंग द कंट्रोल। आप अपने ऊपर बॉसेस बिठा रहे होंगे शायद, यानी आप किसी और को जवाब देते होंगे ना। इक्विटी शेयर होल्डर को चाहिए क्या? मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि यार प्रॉपर्टी ना मे भी एक फजूल इन्वेस्टमेंट हो। कैसे? अगर करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी है, उसका किराया कितना होगा? 35 से 40 हजार, ठीक है। अगर इसको साल पे लेके जाता है, लेट्स से मैंने आपकी बात मान ली, हम 40,000 रुपीज अ मंथ लेते हैं फॉर करोड़ रुपीज प्रॉपर्टी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 4,80,000, ये करोड़ रुपए का कितना परसेंट है? 4.8%। बहुत बुरा नहीं है। मतलब अगर बैंक का पॉलिसी रेट चल रहा हो ये 13-14%, 15%, और आप दे रहे हैं 5% पे, और झिकझिक अलग, किसी महीने किराया नहीं देगा, उसकी तनख्वाह नहीं हुई, उसका धंधा नहीं लगा, लॉकडाउन लग गया, बच्चों की फीस भरनी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है, घर में शादी है, मसले अलग। फिर बोलेगा सर कलर झड़ रहा है, मुझे कलर करवा के दे दो, ग्रिल लगवा के दे दो, पानी नहीं आ रहा मेरे फ्लैट में। तो जो भी छोटे मोटे मसले होंगे वो भी बोलेगा आप ही करके दो, क्योंकि आप तो मालिक है ना, तो आप ही करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। और बैंक को अगर दे दो ना ये 1 करोड़ रुपए, और टांग पे टांग रख के सो जाओ, कोई झिकझिक नहीं, कोई फ्लैट के मसले नहीं, कोई कलर नहीं करवा के देना, कोई पानी के प्रॉब्लम्स नहीं, आपको घर बैठे बैठे पैसे आते रहेंगे। तो पागल नहीं है वो लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं भाई किराया कौन कमाता है? किराया के लिए थोड़ी दिया है, किराया तो सिर्फ इसलिए किसी को बिठाया कि कोई कब्जा ना कर ले। एक तो पाकिस्तान में 2 तरह के कब्जे हो जाते हैं, एक तो इंसान करते हैं, दूसरे आसेब कर लेते हैं। तो हमने कब्जा बचाने के लिए किसी ना किसी को बिठाया हुआ है, नहीं तो क्या होगा, बोलेंगे कि इसमें कोई है, मैं गया ना कोई चमाटे करा रहा था। किसे सुनने को मिलते हैं अजीब से। अच्छा, शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस। शेयर होल्डर को 2 दरवाजों से रिटर्न मिलता है, एक डिविडेंड जो कि बाज नहीं भी मिलता, और कुछ कर थोड़ी सकता है शेयर होल्डर। पहली बात तो प्रॉफिट होगा तो दूंगा, अच्छा प्रॉफिट होगा तो भी नहीं दूं, मेरी मर्जी, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट कैश, और प्रॉफिट को मैंने रिटेन करना है, री इन्वेस्ट करना है। बहरहाल एक होता है डिविडेंड, आपने देखना है कि 1 साल में शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना मिला, दूसरा 1 साल में शेयर एप्रिसिएशन कितनी हुई है, बिकॉज दिस इज द रियल गेन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दिस इज द रियल गेन ऑफ स्टॉक मार्केट। डिविडेंड के लिए कोई नहीं जीता, रेंट के लिए कोई नहीं जीता, प्रॉपर्टी खरीदते हैं वैल्यू। और मेरे दादा ने खरीदी थी, बताओ कितने की, 5 लाख की, अभी बराबर वाला प्लॉट बिका है 5 करोड़ रुपए का। तो हम कहते हैं कि दादा ने सारी जिंदगी कुछ भी ना किया हो, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही खरीद ली ना, बहुत कमाया।
तो 5 लाख वाली चीज अगर 5 करोड़ रुपए की हो गई आज, तो यही बहुत कामयाबी है, उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, बहुत जबरदस्त काम कर लिया। शेयर्स, मिसाल के तौर पे एक शेयर जिसकी 2022 की शुरुआत, या लेट्स से 1 जुलाई 2021 कह लेते हैं, 1 जुलाई 2021 पे वो शेयर चल रहा था 70 रुपए का, 70 का। अभी वो शेयर बढ़ के 75 पे आ गया है, तो 70 से 75 पे गया, 5 रुपए का हो गया कैपिटल गेन। और अगर इस कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड भी दिया है 7, तो 2 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए का गेन, 7 रुपए डिवाइडेड बाय 70 रुपए जो साल की शुरुआत में वैल्यू थी, 10% का गेन हुआ। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से डिविडेंड अगर 5.5 रुपए का होता तो 7 रुपए का, 5 रुपए का फायदा और 5.5 रुपए का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 70। इसको हम कहते हैं SVA, शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस। अब शेयर होल्डर लॉन्ग्स फॉर या वेट्स फॉर 2 रिटर्न्स, वन इज कैपिटल एप्रिसिएशन एंड द अदर इज डिविडेंड। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं, लेकिन उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिविडेंड ग्रीन होती हैं, वो बहुत ज्यादा डिविडेंड देती हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना पैसा उठा के उन कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स इतने स्ट्रांग होते हैं, वो घर बैठे बैठे डिविडेंड दे रही होती है, ठीक ठाक डिविडेंड दे रही होती है। दो तरह के शेयर्स हैं इक्विटी, एक ऑर्डिनरी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स। आई पर्सनली बिलीव इस पे हमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स? राइट, इसमें जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड एक फिक्स्ड परसेंटेज में होती है। राइट। अच्छा, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ले रहा है। अगर बिजनेसेस के प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो गए तो ये बेनिफिट सीधा सीधा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? कूपन, जो 9%, 8%, 7% हमने इसको बोला होगा, हम उसको वही देंगे। क्या ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिविडेंड हर सूरत देना है? जबकि प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या डिविडेंड उस सूरत दिया जाएगा जब मेरे पास प्रॉफिट होगा और पैसे होंगे? इस पे जो डिविडेंड है वो हमें एनी हाउ देना ही देना है। वोटिंग पावर किसको मिलता है? और प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग पावर नहीं है, लिहाजा जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, उसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आके वोट कास्ट कर सकता है। नॉर्मली एक शेयर पे एक वोट होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। राइट। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया कि ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंसेस है। एज आई सेड कि हमें पहले भी पता था। रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं, वो भी हमें पता है। इसमें जिस मार्केट में हम इशू करते हैं उसमें 2 तरह की मार्केट्स कहलाती हैं। एक कहलाती है प्राइमरी मार्केट और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी मार्केट। एनी आइडिया व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट? स्टॉक एक्सचेंज दोनों है। प्राइमरी मतलब जब इशूअर इन्वेस्टर से राब्ता करे फर्स्ट टाइम, और सेकेंडरी होता है जब इन्वेस्टर से डील करे। जब किसी कंपनी को फॉर द फर्स्ट टाइम बॉन्ड्स इशू करने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने हैं, तो जिस मार्केट के थ्रू वो इशू करेगा उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाएगा। बाद में हमारा बॉन्ड कोई और इन्वेस्टर खरीदे, हमसे नहीं, इन्वेस्टर से।
एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को शेयर्स बेचे, उसमें हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस मार्केट को कहा जाएगा सेकेंडरी मार्केट। तो मिसाल के तौर पे अगर हम वेबसाइट्स देखें तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिस तरह टेलीमार्ट है, दराज है, वो डायरेक्टली सेलर और बायर को मिलाती है, लेकिन एक जो होता है वो 0 मीटर प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल पैक्ड प्रोडक्ट होता है। एक है OLX। OLX में क्या होता है, यूज्ड आइटम्स बिकते हैं, पार्क व्हील्स की मार्केट है, उसमें न्यू गाड़ियां नहीं लॉन्च होती, बल्कि ऑलरेडी कस्टमर के पास गाड़ी है, वो किसी और कस्टमर को बेचना चाहता है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। अब बात करते हैं कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो इशू करने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम कहते हैं IPO। सुना है कभी नाम? जब कोई कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को इशू करती है तो उस एक्सरसाइज को हम कहते हैं, एक्टिविटी को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पुराना तरीका क्या होता था कि कंपनी अपने ब्रोकर के थ्रू एक वैल्यू कैलकुलेट करवाती थी। भाई ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं अपना शेयर पार वैल्यू पे ही इशू करूं, मैं प्रीमियम पे इशू कर सकता हूं। सो से अगर मैं एक बहुत पुरानी कंपनी हूं और मेरी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, अच्छे प्रॉफिट्स हैं, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी रेडी हैं, लेकिन आई यूज्ड टू वर्क एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब मैं पब्लिक लिमिटेड होना चाह रहा हूं। सो आई एम सीकिंग स्टॉक मार्केट फ्लोटेशन। मैं अपने ब्रोकर से मशवरा करता हूं, प्राइस अर्निंग रेशियो के थ्रू, अर्निंग्स यील्ड के थ्रू, DVM DGM के थ्रू मैं कैलकुलेट करता हूं कि मेरे शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए। से हमने डिसाइड कर दिया कि हम अपना शेयर 34 रुपीज में लॉन्च करेंगे, हालांकि पार वैल्यू 10 है, और हमने अंडरराइटिंग करवानी है। अंडरराइटर में क्या होता है, अब मैं एक कंपनी, मैं बैंक तो नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचूं? तो अगर पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग मेरे शेयर्स खरीदना चाहें, मैं तो ओपन ऑफर दूंगा कि जिसको सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब करें। लेकिन उन तक मैं कैसे पहुंचूंगा और वो कराची तक कैसे पहुंचेंगे? मैंने किसी बैंक्स को अपना अंडरराइटर बना दिया, क्योंकि उस बैंक की ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके ब्रांचेस में हम फॉर्म्स रखवा देंगे, जिसको भी शेयर्स खरीदने का इंटरेस्ट है वो अपने पूरे डिटेल्स क्रॉस चेक या बैंक की डिटेल्स के साथ, अपने NIC के साथ मुझे फॉर्म सबमिट करवाएगा उस बैंक को। एक ड्यूरेशन डेडलाइन होती है कि भाई इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपने ये फॉर्म सबमिट कराने हैं। वो फॉर्म्स आ गए मेरे पास बैंक्स के थ्रू। मैंने देखा कि मैंने प्लान किया था कि मैं इशू करूंगा 10 करोड़ शेयर्स, और एप्लीकेशंस आ गई हैं 14 करोड़ शेयर्स की। तो मैं सब तो इशू नहीं कर सकता, मुझे 4 करोड़ शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसमें नॉर्मली क्या किया जाता है कि ऑप्शन होता है कि आपको 500 शेयर्स चाहिए, 1000 शेयर्स चाहिए, 1500 शेयर्स चाहिए या 2000 शेयर्स चाहिए। 500 का लीफ होता है। पहले हम उनको कटाते हैं जो 2-2000 मांग रहे हैं। तो जिसने फॉर्म में 2-2000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी होगी हम उनको कटा देंगे, ताकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को हमारे शेयर्स मिले। 2-2000 वालों को हम कर देंगे रिजेक्ट। मिसाल के तौर पे ये एप्लीकेशन 2.5 करोड़ एप्लीकेशंस थी, वो कट गए। 14 करोड़ में से 2.5 करोड़ चले गए। अभी भी मेरे पास 11.5 करोड़ एप्लीकेशन है, मुझे 10 करोड़ शेयर्स देने हैं। फिर देखूंगा 1500 शेयर्स वालों को, फिर देखूंगा 1000 शेयर्स वालों को। लेट्स अज्यूम मेरे पास ऐसा होता है कि 7 करोड़ एप्लीकेशन 500 शेयर्स वाली है और 4 करोड़ एप्लीकेशन 1000 शेयर्स वाली हैं। जो 500 मांग रहे हैं उन सबको शेयर्स मिलेंगे, जो 1000 मांग रहे हैं उनकी बैलेटिंग होगी, सॉर्ट ऑफ लकी ड्रॉ। बैलेटिंग में जिसका नाम आएगा उसको शेयर्स मिलेंगे, जिसका नाम नहीं आएगा उसको पैसे वापस। ठीक हो गया? ये एक तरीका है। अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कॉमन तरीका चलता है वो चलता है बुक बिल्डिंग का। बुक बिल्डिंग का क्या मकसद है? हम मिसाल एक दिन देते हैं कि 19 अगस्त पे मिसाल हमारी बुक बिल्डिंग है, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। उसमें हम वेलकम करते हैं HNWI को। HNWI का मकसद हाई नेट
वर्थ इन्वेस्टर्स। ये कम से कम भी कितने पैसे लगाएंगे? ₹10 लाख। चिल्लर वालों को बोलूंगा बेटा साइड हो जाओ, बीच में नहीं आओ, बड़े बात करना है। और हमने क्या कहा कि हम 8 करोड़ शेयर्स HNWI को इशू करेंगे, 2 करोड़ हम चिल्लर को दे देंगे, पब्लिक को। अब ये जो हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स हैं, ये अपने ब्रोकर, जो हमारा ब्रोकर है, मिसाल अकील करीम है, AKD है या जहांगीर सिद्दीकी है, या कोई भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर है, उनको ये 10-10 लाख रुपए का DD जमा करवाएंगे। ये उनको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा और उनको कहा जाएगा कि भाई 9 बजे से लेकर 5 बजे तक 19 या 21 अगस्त जो भी मैंने डेट बताई थी उस पर तैयार रहना। वो कहते ठीक है। कंपनी बताती है कि भाई हमारा शेयर शुरू होगा 30 रुपए से, आपने बोली मारनी है, राइट। मिसाल के तौर पे मैंने 10 लाख रुपए जमा करवाए, मैं सुबह जाके क्या करता हूं, 50 रुपए पे बोली मार देता हूं। तो 10 लाख रुपए के अगर मैं 50-50 रुपए के हिसाब से शेयर्स खरीदूं तो मुझे मिलेंगे 20,000 शेयर्स। मेरे 20,000 शेयर्स की बिड उनके पास चली जाएगी। कोई 30 पे लगाता है, कोई 31 पे लगाता है, कोई 32 पे लगाता है। यूं उनके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे 11 करोड़ एप्लीकेशंस, जबकि उन्होंने लिमिट लगाई है 8 करोड़ की। हम क्या करेंगे, जो भी अपर बिड है, मिसाल 30, 31, 32 वाले जो लोग हैं वो करीबन 3 लाख लोग, 3 करोड़ लोग हैं, वो मुझसे भी 3 करोड़ शेयर्स मांग रहे हैं। और फिर 34 और उससे ऊपर 50 तक लोग हैं जो मुझसे 7 करोड़ शेयर्स मांग रहे हैं। मैं इनको कटा दूंगा कि बेटा तुम लोगों की बोली रिजेक्ट हो गई, और 34 और उससे ऊपर वाले पास हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे 5 बजे से पहले ये ऊपर आ जाते हैं, ये 35 रुपए पे बोली मार देते हैं। अब मुझे लगता है कि 35 और 50 तक 7 करोड़ शेयर्स हैं और से नीचे 4-5 करोड़ शेयर्स हैं, मैं इनको कटा दूंगा। शाम में मिसाल के तौर पे 35 और ऊपर, उससे ऊपर वाली बोली फिक्स हो जाती है। अब मैंने तो 50 पे मार दी, मुझे 20,000 शेयर्स मिलेंगे। कितने पे? नहीं, 35 पे। बिड सक्सेसफुल कितने पे हुई? 35 पे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 35, 7 लाख रुपए मेरे कटेंगे, 3 लाख रुपए मेरे वापस आ जाएंगे। सबको शेयर्स एक ही दाम पे मिलेंगे, ठीक है। और वो दाम कितना होगा? ऐसे अपर बिड के हिसाब से। ये बुक बिल्डिंग का तरीका होता है। इससे कंपनी डिसाइड नहीं करती कि मैं शेयर कितने में इशू करूंगी, इससे खरीदने वाला बोली लगाता है, ऑक्शन होता है, वो लगाता है कि मैं आपका शेयर इतने में खरीद सकता हूं। लेकिन ये दोनों तरीके किसके हैं? आईपीओ के। तो आईपीओ का मकसद, कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग सीक करती है तो वो मार्केट फ्लोटेशन के थ्रू या आईपीओ के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स फ्लोट करवाती है। इसके रजिस्ट्रेशन के बाकायदा तरीके हैं, आपको स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है, एसीसीपी से अप्रूवल लेना है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक तरीका है जब कंपनी को अच्छा खासा अमाउंट चाहिए हो। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी को चाहिए सिर्फ चंद लाख या चंद करोड़ रुपए, तो शेयर्स इशू करना, सजेस्ट करना फजूल है। इतने तो बैंक दे देगी, इतना तो ओडी मिल जाएगा। लेकिन अमाउंट अगर आपको बहुत बड़ा चाहिए तो आप फ्लोटेशन कर सकते हैं। दूसरा है प्राइवेट प्लेसिंग। What is difference between private limited company and public limited company? You know this well. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो सकते, जबकि पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। लिहाजा पब्लिक लिमिटेड के ऊपर जो कंप्लायंसेस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो कवानीन है, वो ज़्यादा सख्त हैं क्योंकि वो पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्राइवेट वाले पे इतनी ज़्यादा शराइत आयद नहीं होती, इतनी ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं है क्योंकि वो आपस में फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को शेयर्स इशू करने हो तो वो कभी भी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी तो उसको पब्लिक बनना पड़ेगा और अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लिमिटेड रखना चाहते हैं फिर भी पैसे चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला कि जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मैं उसके फाइनेंस मैनेजर से मुलाकात करता हूं कि सर आई वांट टू मीट यू। मैं एक कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर हूं और वो किसी दूसरी कंपनी का सीएफओ है या फाइनेंशियल मैनेजर है। मैं उससे मिलके अपनी कंपनी पिच करता हूं
कि हमारी कंपनी ये है, ये प्लान्स हैं, हमें फर्दर पैसों की ज़रूरत है, हम उन पैसों से ये काम करेंगे, उसके हाई पोटेंशियल है, इतना अमाउंट हमें मिलेगा। लिहाजा अगर वो मुझसे कन्विंस हो जाता है तो वो मुझे मेरे शेयर्स बाय कर लेगा। वैल्यू हम आपस में तय कर लेंगे, मे बी कुछ पेड अप है, कुछ कॉल्ड अप है, कुछ अभी पैसे देता है, कुछ बाद में पैसे देता है। बहरहाल ये मैं 1-to-1 उससे डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने बिल्डर वाले केस में बताया था, तो बिल्डर वाले केस में मैं जनरल एडवर्टाइजमेंट दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एनओसी नहीं है मेरे पास। लिहाजा मेरे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं मैं उनसे बात कर सकता हूं। प्राइवेट प्लेसिंग में हम स्टॉक मार्केट में इशू नहीं करते, बल्कि 1-to-1 डिस्कस करेंगे। लेट्स से आप एक बैंक के मैनेजर है, या नॉट मैनेजर, अगर आप बैंक के फाइनेंस मैनेजर हैं, आई नो कि यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फंड्स एंड यू ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू पुट योर इन्वेस्टमेंट्स इन। तो आपके पास पब्लिक का पैसा है, मैं आपको ऑफर देता हूं हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें, हम आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देंगे और बहुत ज़्यादा आपकी वेल्थ अप्रिशिएट होगी इफ़ यू गेट कन्विंस्ड। ओके, लेकिन ये हम दोनों के दरमियान की बात होगी। हम दोनों के दरमियान मतलब मैं पब्लिक को दावत नहीं दे सकता। पब्लिक को दावत देने के लिए पहले मुझे गवर्नमेंट को राजी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बड़ा ही पैथेटिक है, फजूल है, ये दुनिया में नहीं चलती। ये यूके की स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुई थी, तो इसने किताब में लिख दी है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो गालिबन यूके का ही था, उस स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया रूल निकाला था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है ना, जिसके कम से कम 25% शेयर्स दूसरों के पास हैं, प्लेसिंग के थ्रू ही भले दूसरों के पास हैं, हमारे पास नहीं है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ शेयर्स इशू कर सकती है। ये दुनिया में नहीं है कॉन्सेप्ट, ये किसी एक स्टॉक मार्केट ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था ताकि हमारी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो भी ग्रो कर सकें। बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत सारी छोटी कंपनीज के लिए फंड्स की डिफिकल्टी होती है, जिस तरह पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स के लिए प्रॉब्लम होती है। बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ तो वो आपसे सोर्स ऑफ इनकम मांगते हैं। फ्रीलांसर अपनी सोर्स ऑफ इनकम क्या दिखाएगा? तो वो कहीं से सर्टिफिकेट तो नहीं ले सकता। तो अगर वो अमेजोन पे काम करता है और वहां से पैसे कमाता है, यूट्यूबर है, वहां से उसकी वीडियोस के पैसे आते हैं, लेकिन उसको तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, और जो गूगल पैसे भेजेगा वो तो बैंक में भेजेगा, और बैंक अकाउंट आपके नाम का होना चाहिए। हम किसी और के नाम पे थोड़ी भेजेंगे पैसे। पेपाल है नहीं हमारे पास, तो प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट एसबीपी कहता है कि भाई हमारे रूल्स हैं, हम ऐसे थोड़ी अकाउंट खुलवाएंगे। एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक छोटी कंपनी है जिसको पैसे चाहिए, उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन कैन नॉट गेट एक्सेस टू फंड्स, तो हमने क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया था? इंट्रोडक्शन नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जिसमें उस मुल्क के अंदर, गालिबन मैं मिस ना कर रहा हूं, लेकिन यूके में था या यूरोप में था, गालिबन यूके में ही था। तो उस स्टॉक एक्सचेंज ने ये ऑप्शन दिया था कि एक प्राइवेट कंपनी जिसके 25% शेयर्स दूसरों के पास हो, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स इशू कर सकती है। ओके, राइट्स इशू आई बिलीव मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देते हैं 143, 144, 245। इससे क्या होता है? कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। शेयर होल्डर्स के पास जितनी परसेंटेज पहले होती है उतनी बाद में होती है। इसको हम कहते हैं राइट्स इशू। अच्छा, राइट्स इशू की वैसे कैलकुलेशंस आ सकती हैं, जिस तरह हमने शायद ईपीएस अभी भी किया है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ईपीएस अभी आपने किया ना? पहले किया हुआ है। अच्छा, एफआर 1 में? ओके, पहले शायद इसमें होता था एफआर 2 में। खैर, ईपीएस में आपने पढ़ा है कि हम टीईआरपी इशू कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो उसमें कैलकुलेशन होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं बता देता हूं, अगर एक कंपनी ने राइट्स इशू किए हैं, शेयर होल्डर के पास क्या चॉइसेस हैं? चॉइस नंबर 1, सब्सक्राइब, कि जो आपको मिल रहे हैं लागत पैसे दो, शेयर्स ले लो। दूसरा होता है रेनाउंस, कि आपके पास अगर 50,000 शेयर्स हैं और अभी 145 इशू हुआ है, यानी यू कैन बाय अ फर्दर 10,000 शेयर्स एट अ बिलो मार्केट प्राइस। आप वो जो 10,000 शेयर्स खरीदने का राइट है ना, वो किसी और को दे दें, बेच दें। मिसाल के तौर पे अगर शेयर प्राइस 20 रुपए चल रही है और राइट 16 रुपए का है, तो आपको 4 रुपए का फायदा है पर शेयर।
और आपके पास 50,000 शेयर्स हैं, या अगर आपके पास 40,000 शेयर्स हैं, तो आप उसको डिवाइड करके एक एक शेयर पे एक एक रुपया कमा लोगे, जितना भी बेनिफिट है। तो द डिफरेंस बिटवीन कम राइट प्राइस एंड एक्स राइट प्राइस, वो जो डिफरेंस होता है आप उसको सेल करके कमा सकते हो। इससे जो मजीद शेयर्स मिलेंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी प्रॉक्सी को मिलेंगे जिसको आपने नॉमिनेट कर दिया कि मेरे बिहाफ पे ये शेयर्स खरीदेगा, पैसे भी वो देगा और आपको वो गेन दे देगा जो डिफरेंस है। तीसरा होता है एक्सरसाइज सम, रिनाउंस सम। मिसाल के तौर पे मुझे 10,000 शेयर्स मिलने हैं, उसमें से 5,000 का मैं राइट एक्सरसाइज कर लेता हूं और 5,000 शेयर्स भेज देता हूं। इन तीनों सिचुएशन में कभी कभी सवाल आते हैं, हमारे पास नहीं है। वो ये पूछता है कि शेयर होल्डर की पोजीशन क्या होगी। तो पहले मेरे पास 40,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए का एक शेयर। अब मेरे पास 50,000 शेयर्स हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे मल्टीप्लाई बाय 18 रुपए का एक शेयर, क्योंकि शेयर एक्सरसाइज होने के बाद वैल्यू गिर जाती है, और माइनस जो मैंने पैसे दिए हैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप देखोगे आपकी पोजीशन बाकी मार्केट के बराबर रहेगी, आपकी पोजीशन पे कोई फायदा या नुकसान नहीं आएगा। अगर आप सेल करते हो और एग्जैक्ट डिफरेंस पे सेल कर देते हो तो भी आपकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप आधे सब्सक्राइब करो कुछ और आधे बेच दो कुछ, तो भी आपकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। आखिरी ऑप्शन ये होता है लैप्स, डू नथिंग, छोड़ दो। अगर मैं फोन ही अटेंड नहीं करता इश्यूअर की तो नुकसान होगा, क्योंकि अभी जो शेयर की वैल्यू 20 रुपए चल रही है, अभी भी मेरे पास 40,000 है, और अगर मैं नहीं सब्सक्राइब करता तो मेरे पास वापस 40,000 शेयर्स ही रहेंगे। लेकिन वो जो शेयर पहले 20 रुपए का होता था अब 18 रुपए पे आ जाएगा, तो मुझे लॉस हो जाएगा। राइट, इसको हम कहते हैं राइट्स इशू। इससे कंपनी को पैसे मिलते हैं, यस, और आसान है। इसमें नए लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, नए अंडरराइटर को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। द रीजन इज कि आप लोगों से राब्ता तो मेरा पहले से ही है, आप तो मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हो, तो मुझे किसी बैंक्स को, किसी ब्रोकर को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगी, हमारी इशू कॉस्ट बच जाएगी, कम हो जाएगी। बोनस या स्क्रिप इशू, व्हाट इज बोनस? यस, फ्री ऑफ कॉस्ट हम मजीद शेयर्स दे देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कंपनी को? अगर कंपनी ने डिविडेंड देना है बट कंपनी डजंट हैव सफिशिएंट कैश, या कंपनी हैज प्लान्स टू इन्वेस्ट द कैश अवेलेबल समवेयर, तो वो उनको पैसों की बजाय फ्री में शेयर्स दे देती है। अच्छा, इसका एक फायदा तो ये होता है। दूसरा फायदा होता है मार्केटेबिलिटी का। ये चीज तो तय है कि बारात का मजा बारातियों से होता है, मेले का मजा जितने ज्यादा लोग होंगे रश उसी से होगा। अब हम जाते हैं अगर कोहमरी घूमने तो देखते हैं कि जीपीओ पे, मॉल रोड पे ये रश लगा हुआ है, तो रश में अपना ही मजा आ रहा होता है। स्टॉक मार्केट में मजा होता है वॉल्यूम से। अगर कुछ बंदे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे उसका इतना मजा नहीं होता। अगर ज्यादा लोग छोटी छोटी क्वांटिटी में ही खरीदें लेकिन रश लगा लेना चाहिए, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। अगर कंपनी के शेयर्स कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में ही रह गए तो वो क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं। जिस तरह कुछ सोसाइटीज हैं वहां पे क्या होता है, लोग अपने प्लॉट्स और अपने घर बेचते नहीं हैं, तो क्या होता है वो मार्केट डेवलप नहीं होती। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई घुमाओ तो चीज को चलाओ, रोक के क्यों बैठे हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केटेबिलिटी बढ़ाने के लिए लोगों को मजीद वॉल्यूम दे देते हैं। जब लोगों के पास वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, मार्केट में फ्लोटेशन, रोटेशन बेहतर हो जाती है, और उससे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितने इशूड शेयर्स हैं हमारे, उनको हमने शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितनी हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि शेयर्स की रोटेशन बढ़ जाती है। अगर कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो लिमिटेड लोगों के हाथ में रह गए, जिस तरह हम गाड़ी खरीदते वक्त कहते हैं ना कि रीसेल कैसी है, फोन खरीदते वक्त कहते हैं रीसेल कैसी है। अगर बहुत सारे लोगों के पास चीज होती है ना तो रीसेल ज्यादा होती है, अगर लिमिटेड लोगों के हाथ में है तो रीसेल इतनी ज्यादा नहीं होती। सारा समझ में आ गई? इनफैक्ट इसमें से बहुत सारी चीजें आपकी पहले से पड़ी हुई हैं। इक्विटी के अलावा
कंपनी के पास ऑप्शन होता है टू यूज द डेट सोर्सेस। डेट का मकसद क्या है कि हम अमाउंट को बोरो कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। डेट में दो ऑप्शंस हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो आपके पास मिसाल पहला ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट, या जिसको हम कहते हैं बैंक ओडी। किसी दौर में ऐसा पढ़ाया जाता है कि अगर आपके बैंक में पैसे कम हैं, बैलेंस कम है, और आपने चेक बड़ा इशू कर दिया और मैनेजर देखता है कि यार ये चेक तो बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, वो कहते हैं नहीं यार डिसऑनर नहीं होने देना। वो आपको फोन करता है कि भाई क्या करना है, आप कहते हो पास कर दे, तो वो पास जब करता है तो आपका अकाउंट नेगेटिव में आ जाता है। इसको ओडी कहते हैं। ये बच्चों वाली ओडी है। हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चक्कर लगाते हैं कभी साइट एरिया देखते हुए जाना। क्या होता है कि अक्सर फ्लोर मिल्स, दाल मिल, राइस मिल, टेक्सटाइल्स, कॉटन फैक्ट्रीज के बाहर आप देखोगे अक्सर एक तख्ती लगी होती है, प्लीज्ड विथ नेशनल बैंक, विथ अलाइड बैंक, विथ एमसीबी बैंक, विथ जेएस बैंक। वो बैंक्स क्या करती हैं, इन कंपनीज को ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट देती है। ये कंपनी उनको कहती है कि भाई हमें अपनी इन्वेंट्री के अगेंस्ट लोन चाहिए। वो उसके डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करती है, हेड ऑफिस से अप्रूवल करवाती है। ये कहा जाता है कि आपने इन्वेंट्री हमारी मर्जी के बगैर बेचनी नहीं है, एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म करना है। बिजनेस आपका है लेकिन एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म करना है। बैंक इस बात को इंश्योर करती है कि आपके पास एट एनी पॉइंट इन टाइम एक सर्टेन लेवल अमाउंट की इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए। इन केस अगर आपने बैंक के साथ कुछ गड़बड़ की तो बैंक आपकी इन्वेंट्री रोक के बेच सकता है, क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो प्लीज्ड है, मोर्टगेज है, गिरवी है। लेकिन मैं सेम इन्वेंट्री को शोकेस में बंद करके नहीं रख दूंगा कि सर ये देखें आपकी कॉटन पड़ी है, सर ये देखें आपका चावल पड़ा हुआ है। हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम वो रोटेट कर सकते हैं, ये बेच के नया, ये बेच के नया। लेकिन जो ओडी की पेमेंट की जाएगी ना, वो किसी और मकसद में नहीं की जा सकती। एक अकाउंट आपका बनाया जाएगा, ओडी अकाउंट। आप अपने सप्लायर्स को, जहां से आप गंदम खरीदते हैं, कॉटन खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, चना खरीदते हैं, आप उनको ये चेक इशू करके पेमेंट कर दें। हालांकि आपके अकाउंट में बैलेंस होगा नहीं, वो ओडी से एक्सरसाइज हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है, बैंक का एक बंदा आपके पास बैठेगा। बैंक रेगुलरली आपके पास चक्कर लगाने आ सकती है, बैंक के मैनेजमेंट आके देख सकती है, और अगर कहीं भी गड़बड़ हुई वो आपसे पूरा बैंक ओडी उसी टाइम रिकॉल कर सकती है। हमारा एक बंदा कॉटन फैक्ट्री चलाता था, वो और उसके बेटे बड़े तरक्की कर रहे थे, तेजी से तरक्की कर रहे थे, बहुत पुअर बैकग्राउंड से थे, लेकिन अपने घर बार छोड़ के काम पे जब निकलते ना ये, तो बेतहाशा बिजनेस करते गए, अपने घर बना लिए, अपनी कॉटन फैक्ट्री, अपना वाटर पार्क खोल लिया, अपने प्लॉटिंग सोसाइटीज़ बना ली, आइस फैक्ट्री लगा ली, तरक्की करते गए ठीक ठाक। अच्छा, कॉटन फैक्ट्री में भी ये अच्छा खासा काम कर रहे थे। कॉटन फैक्ट्री ऑफ कोर्स प्लीज थी, ओडी था उस पर। तो इसने क्या किया होता, कॉटन शो की हुई थी कि ये वाली कॉटन पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। अचानक से हेड ऑफिस से कोई बंदे आ गए और उन्होंने जाके देखा कि भाई हमारे माल कहाँ है, दिखाओ इन्वेंटरी, तो बड़ा पड़ी है। वो तो ऑडिट पे आए थे और वो इंश्योर करने आते हैं कि भाई हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। हुआ ये कि वो सीजन चल रहा था पीक, इसने चेक दिए हुए थे लोगों को, लेकिन पता ये चला कि ये कॉटन बेच चुका है। जब ये कहानियां करने लगा ऐसा वैसा आयमाइश है, तो मैनेजर ने एक्सेप्ट नहीं की इसकी बात। एज का बड़ा था, टेम्पर लूज हो गया और मैनेजर के साथ इसने बदतमीजी कर दी, गालियां बक दी। मैनेजर ने कहा ठीक, ओडी कैंसिल। ओडी कैंसिल की, इसके सारे चेक बाउंस होने लग गए। ये बेतहाशा परेशानी में आ गया, इधर उधर दूसरे बैंक्स को जानने लगा कि भाई ओडी दो, ओडी दो, लेकिन एक बैंक का ठुकराया हुआ फौरन दूसरा बैंक तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन एक महीने के लिए वो लिक्विडिटी में बहुत गंदा फंस गया। इस बात को 5 साल हो गए हैं, अभी तक वो दिवालिया है।
वो बंदा बिल्कुल बैक है, किराए के घर में रह रहा है, हमारे पैसे उसके ऊपर है, निकलते हैं, दे नहीं पा रहा, जब भी पैसे मांगो रोना शुरू कर देता है कि मैं तबाह हो गया, मेरे बेटों ने मुझे तबाह कर दिया। बट इश्यू इसके सब कुछ ठीक तो चल रहा था, सिर्फ एक ओडी ने उसको मरवा दिया। जब तक उसकी ओडी चल रही थी कुछ नहीं था, उसको थोड़े टाइम में पैसे आ जाते, लेकिन कुछ लोग जमींदार ऐसे होते हैं, वडेरे ऐसे होते हैं, जिनका अगर चेक बाउंस हुआ ना वो बर्दाश्त नहीं करते, वो आपको फौरन कपड़े उतारना शुरू कर देंगे, बोलेंगे भाई मेरे पैसे निकालो। वो बोलेगा भाई सबर तो करो, मैं थोड़ा अरेंज करने दो, मुझे ओडी अरेंज करने दो, थोड़ा पैसा आने दो, इतना माल पड़ा है, टेक्सटाइल मिल से पैसे आने हैं, लेकिन वो संभल नहीं पाई। मस ओडी बड़ी खतरनाक है, लेकिन आपको स्टॉक मैनेज करके रखना है। अगर आपने स्टॉक निकाला और बैंक को इंटीमेट नहीं किया, बैंक आपकी ओडी कैंसिल कर सकता है, एंड दिस इज रीपेएबल ऑन डिमांड। फायदा इसका यह होता है कि ओवरड्राफ्ट की ना एक लिमिट होती है, आप कितनी ओडी एक्सरसाइज करते हैं, इंटरेस्ट आपको उस ही पे देना पड़ेगा, ना कि पूरे के पूरे लिमिट पे। तो बैंक आपको कहती है कि मिसाल के तौर पे आपके ऊपर जिस तरह अभी हमने पढ़ा 10 मिलियन की ओडी है, या 1 करोड़ रुपए की या 10 करोड़ रुपए की ओडी है, मिसाल एक फ्लोर में हमारी उसमें हमने 15 करोड़ रुपए की ओडी ली हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम 15 करोड़ रुपए पे इंटरेस्ट भर रहे होंगे। हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग चार्ज, इजी। दूसरा शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ओडी और इसमें क्या फर्क है, ये लोन है, हाँ ये लोन है, तो आपने जितना लिया आपको उसी पे इंटरेस्ट देना है, आपके यूज में कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिस तरह हम नेशनल सेविंग स्कीम्स में या कुछ बैंक्स में पैसे सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और वहां पे पैसे जमा करवा देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं, वो मेच्योरिटी उसमें गिवन होती है कि ये 6 महीने के लिए हैं, ये 2 साल के लिए हैं, ये 3 साल के लिए हैं, ये 5 साल के लिए हैं। वो बैंक हमें एक सर्टिफिकेट देता है, या वो नेशनल सेविंग स्कीम्स हमें एक सर्टिफिकेट देती है कि आपके इतने पैसे मेरे पास डिपॉजिट है, और जिसके ऊपर हमें सर्टेन टाइम तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये तो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर एक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इश्यू करे तो इन्वेस्टर्स के सॉर्ट ऑफ हम सेविंग अकाउंट्स खोल रहे होंगे। इन्वेस्टर अपना पैसा हमारे पास जमा करवाएगा, उसमें सर्टिफिकेट पे टाइम होगा कि ये 6 महीने का है, 2 साल का है, 3 साल का है, और इतने टाइम के बाद हम इतना प्रॉफिट या इतना इंटरेस्ट आपको देंगे, या हर महीने या हर 6 महीने या हर क्वार्टर में हम आपको इतना प्रॉफिट देते रहेंगे। सो दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। टी बिल्स, ये नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करती है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट 90 डेज का टी बिल इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इसकी ऑक्शन होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें कहती है कि भाई वी नीड दिस मच अमाउंट। अच्छा, पाकिस्तान को इस बात का बेनिफिट है कि हम कर्ज़ों में तो डूबे हुए हैं, कल से रिपोर्ट्स चल रही हैं शायद कि हम 50 बिलियन पता नहीं कितने या 60 बिलियन से हमारा कर्जा बढ़ गया या अब तक पहुंच गया वगैरह। जहां श्रीलंका की या हम डिफ़ॉल्ट नेशंस की बात करते हैं, उनका एक बड़ा मसला ये था कि उनके मेजॉरिटी ऑफ लोन्स फॉरेन थे। हमारे मेजॉरिटी ऑफ लोन पीकेआर में है। रुपीस में लोन रीपे करना आसान है, छाप के दे दो, अपने घर की खेती है, लेकिन फॉरेन करेंसी के डॉलर्स तो हम नहीं छाप सकते ना। तो जो IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक से हमारे लोन हैं वो ऑफ कोर्स डॉलर्स में है। बड़े लोन है, कम नहीं है, लेकिन अगर रेशो निकाला जाए तो जो लोकल करेंसी लोन्स हैं वो हमारे लिए, हमारे ऊपर ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो मैनेजेबल। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी लोन ज़्यादा होता ना तो आप वो नहीं दे सकते थे। ट्रेजरी बिल्स हम रुपीज़ में इशू करते हैं, ऑक्शन करते हैं, 90 डेज़ का होता है और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। 3 मंथ का का जो अमाउंट होता है वो हम इन पे पे कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे मुफ्ता तरीका होता है उधार ले लो। हाँ, कहते हैं ना उधार की माँ थोड़ी मरी है, हम मजाक में कहते हैं उधार की माँ थोड़ी मरी है। हम क्या कहते हैं कि उधार पे ले लेंगे। सप्लायर को हम क्रेडिट से ले लें, ये आसान हो सकता है अगर सप्लायर
वीक पोजीशन में, हम स्ट्रांग पोजीशन में हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हम भरम करा सकते हैं। तो दूसरे के माल पे हमारे मज़े आ रहे होंगे। जिस तरह हमने एग्जाम्पल दी कि मार्ट्स एंड सुपर स्टोर्स अपना वर्किंग कैपिटल इसके थ्रू मैनेज करते हैं। जो बेचने वाला होता है ना, वो कहता है कि भाई चीज़ खरीदो, पैसों की परवाह नहीं है, आप सिर्फ चीज़ खरीदो। तो हम क्या करते हैं, ट्रेड क्रेडिट पे उससे वो चीज़ बाय कर लेते हैं और पेमेंट उसकी महीने बाद, 45 दिन बाद, जितना भी हमें वो क्रेडिट पीरियड दे। अगर उससे पहले आप बेच के पैसे निकाल लेते हो तो जिंदगी आसान, राइट? अच्छा, सो दिस इज इंटरेस्ट फ्री। इसको जितना खींच सकते हो ना खींचो, प्रोवाइडेड रिलेशंस खराब ना हो। मुफ्ता है ना, जितना ज्यादा अरसे के लिए मिले उतना अच्छा, और जितना ज्यादा अमाउंट मिले उतना अच्छा। लेकिन ऑफ कोर्स ये सिर्फ रॉ मटेरियल को ही करेगा। अच्छा, ये हो गया हमारे शॉर्ट टर्म। ओडी समझ में आ गया? बैंक लोन, सीडी, टी बिल्स, क्रेडिट। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में हमें कुछ फैक्टर्स चेक करने हैं। पहला अवेलेबिलिटी, ड्यूरेशन, इसमें होता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज, ये मैं आपको समझाता हूं। सिक्योरिटी एंड कोविनेंस। अवेलेबिलिटी का मकसद क्या है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जब हम वैक कैलकुलेट कर रहे थे तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि डेट एक होता है नॉन ट्रेडेबल, एक होता है ट्रेडेबल। नॉन ट्रेडेबल इज द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द बैंक, एंड ट्रेडेबल में आप इन्वेस्टर्स से बॉन्ड्स के थ्रू, लोन नोट्स के थ्रू पैसे लेते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर भले बदलता जाए लेकिन वो पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं। जिस तरह शेयर्स पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है स्टॉक मार्केट में, उसी तरीके से जो पब्लिक ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती। पब्लिक को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकती प्राइवेट कंपनी। अवेलेबिलिटी देखनी है कि क्या आपके पास ये ऑप्शन ओपन है या नहीं है। दूसरा ड्यूरेशन, आपको कितने अरसे के लिए चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म नीड है, जिस तरह हम कैश बजट बनाएं और देखें कि 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए डेफिसिट है, शॉर्टफॉल है, और उसके बाद सरप्लस आ जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली ड्यूरेशन सेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़ा तोप खरीदनी है एंड यू बिलीव कि नहीं मुझे पैसे तो 4-5 साल के लिए चाहिए, तो अकॉर्डिंगली ड्यूरेशन। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज, हमें अक्सर कर्जों के अगेंस्ट ना कुछ गिरवी करवाना पड़ता है, सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, मोर्टगेज करवाना पड़ता है। अगर मैं कोई ऐसी चीज फिक्स करवा दूं जिसको मैं बेच नहीं सकता, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी है, प्लांट है, मशीन है, इक्विपमेंट है, गाड़ी है, मैंने गिरवी करवा दी। अब मैं कल को ये वाली गाड़ी बेच के दूसरी लेके आ जाऊं, बैंक को बोलूं तुम क्यों डर रहे हो, है ना मेरे पास गाड़ी। बैंक बोलेगा ये कौन सी गाड़ी है। जिस तरह लीजेस में आपने पढ़ा होगा अंडरलाइंग एसेट, कि एसेट स्पेसिफाइड होना चाहिए कि यही वाला, आप अपनी मर्जी से उस एसेट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो मैं एक प्लॉट बेच के दूसरा खरीद के बैंक को बोला यार वो वापस देना, ये ले लो। बैंक बोला क्या कर रहे हो। फिक्स्ड चार्ज मतलब जो आपने चीज गिरवी करवाई है वो आप बैंक की मर्जी के बगैर बेच नहीं सकते। एहतियातन बैंक कागजात ही अपने पास रख लेती है, और कागजात जिसके पास हो, हमारे एक सीन हुआ था एक बिल्डिंग में, एक बंदे ने कहा कि यार फ्लैट बेच रहा हूं, तो उसने बिड मार दी, लोग आ गए बहुत सारे, क्या फ्लैट बड़ा है, ज़बरदस्त है, वो पार्टीज़ को दिखाने लग गया, सारी चीज़ें हो गई। उस बंदे की शादियाँ शायद 2 थी, तो जो दूसरी बीवी थी वो इस घर में रहती थी। अच्छा, इसने पार्टीज को तस्वीरें दिखा के सारा रेडी कर लिया, सौदा डन कर लिया, जो कंसिडरेशन होती है एडवांस वो लेके आ गया। अब इसको सर्टिफिकेट निकलवाना था, 3 महीने के बाद प्रॉपर्टी उसके नाम पे करवा के, तो सारा सौदा करके आ गया। बोला बस ठीक है अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, बात करा था। जब उसने बोला फाइल, तो बीवी ने कहा किस चीज़ की फाइल। बोला फ्लैट की। बोला क्यों दूंगी, और वो फ्लैट था ही उसके नाम पे। हमारे टैक्स वैक्स के मसलों से बचने के लिए क्या करते हैं, खवातीन के नाम पे करवा देते हैं। बीवी बोले मैं नहीं बेच रही फ्लैट। उसको बड़ा समझाने की कोशिश की, ये शर्मिंदा हो गया कि मैं कंसिडरेशन ले चुका हूं, और कंसिडरेशन लेने का जुर्माना होता है।
डबल करके देनी पड़ती है। इसलिए पार्टी को बिठा के बात की, यार माजरत, मैं आपको डबल पैसे देने के लिए तैयार हूं, मैंने आपसे मिसाल 5 लाख रुपए ले लिए, मैं आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सौदा नहीं कर सकता। पूछा, बोला बस अब घर का मसला है, लेकिन मेरी बेगम बेचने नहीं दे रही, वो डॉक्यूमेंट मुझे फाइल ही नहीं दे रही, अब घर में मसले हो जाएंगे प्रॉपर्टी के चक्कर में, तुम छोड़ो। तो वो सामने वाले अच्छे थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप हमें सिर्फ 5 लाख दो, ऊपर के पैसे ना दो, लेकिन जब भी बेचोगे हमें बेचोगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको 2 रुपए कहीं से और ऑफर हुए हो, हमें टोपी करा दो कि बीवी ने मसला कर दिया और कल को किसी और को बेच दो 2 लाख रुपए ऊपर पे, तो हम आपको छोड़ रहे हैं 5 लाख रुपए। तो बोला नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं आपको 5 लाख रुपए डबल देने के लिए क्यों विलिंग होता। बहरहाल उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। बैंक जब बीवी मसला कर सकते तो बैंक तो और बड़ी चीज़ है ना, वो आपसे क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखवा लेगी, वो हो जाएगा फिक्स्ड। फ्लोटिंग में क्या होगा, आप इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स को गिरवी करवा सकते हो, करंट एसेट्स को। अब इन्वेंट्री में रख के बैठ जाऊं, खराब हो जाएगी, मेरा तो बिजनेस ही रुक जाएगा। तो बैंक कहता है आपने सिर्फ लेवल मेंटेन करना है। फ्लोटिंग मतलब आप उसको बेच सकते हैं, फिर रिस्टोर कर सकते हैं। फिर तो क्या होता है, बैंक का या तो बंदा आपके पास बैठा होता है या बड़ा फ्रीक्वेंटली, क्योंकि स्टॉक है ना, ऐसे तो नहीं कि आ गया, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कभी जाते हैं फ्लड रिलीफ कैंप में तो अचानक से बन जाती है, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर गुजरते हैं उसके बाद कुछ होता ही नहीं। शो ऑफ करने के लिए बहुत सारी चीजें बन जाती है ना, तो इतना आसान थोड़ी है कि मैं कहीं से कॉटन लेके आ जाऊंगा, कहीं से आटा लेके आ जाऊंगा, कहीं से गंदम लेके आ जाऊंगा। बैंक वो किसी टाइम भी आ सकते हैं, लिहाजा मुझे उसको फ्लोट करना है। और एट एनी पॉइंट इन टाइम एक सर्टेन ओवरड्राफ्ट वैल्यू जितनी आपने एक्सरसाइज की हुई है उसकी इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए। और चेक जो आप इशू करोगे वो रॉ मटेरियल के अगेंस्ट इशू कर सकते हो, लेबर को इसमें से पेमेंट नहीं कर सकते आप, बिजली के बिल आप इसमें से, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से पे नहीं कर सकते। सिक्योरिटी का मकसद कि आपको कुछ ना कुछ सामने से गिरवी करवाना पड़ता है। जिस तरह पाकिस्तान में भी हमने लोन लिए हैं ना बहुत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो आपको पता चलेगा कि हमारे मोटरवेज गिरवी हैं, हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, हमारे शायद मेट्रो स्टेशंस भी गिरवी हैं। तो ऑफ कोर्स सामने से, जिस तरह श्रीलंका के साथ हुआ था कि श्रीलंका ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी एक पोर्ट के ऊपर, और पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की थी चाइना ने। जब वो पोर्ट कमा ना सका तो चाइना ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो चाइना ने बेसिकली क्या किया, उसको गिरवी करवा लिया। तो जो प्रोजेक्ट्स सीपैक के अंडर में बनेंगे उसके अगेंस्ट आपको एक सिक्योरिटी रखवानी है। अभी जिस तरह हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि पीआईए के शेयर्स, ओजीडीसीएल के शेयर्स, स्टील मिल, इनके शेयर्स बेचें, या जो पीआईए की होटल्स वगैरह हैं, रूजवेल्ट वगैरह, वो हम बेचें। एट टाइम्स ये बात कर रहे हैं कि हम उनको बेच रहे नहीं हैं, हम उनके शेयर्स इशू कर रहे हैं, और ये भी बात करें कि बायबैक एग्रीमेंट करेंगे, यानी अभी इस कीमत पे खरीद रहे हैं, आप हमसे खरीदें, हमें डॉलर्स दे दें, 2 साल बाद 4 साल बाद हम आपसे ये इस वैल्यू पे बायबैक करेंगे। तो इस केस में जो हमारी कंपनी के शेयर्स होंगे या जो एसेट्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली सिक्योरिटी। एंड कोवेनेंट्स, व्हाट इज कोवेनेंट? कोवेनेंट होती हैं पाबंदियां। मिसाल, हम आईएमएफ से अगर लोन लेना चाहते हैं तो आईएमएफ हमारे ऊपर बहुत सख्त शराइत लगा रहा है। सरफहरस्त पेट्रोल की कीमतें, सरफहरस्त डॉलर का रेट। तो एक वक्त होता था जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती थी, डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करती थी, और डॉलर को मतलब अपने रिजर्व्स इशू करके वो किसी तरीके से डॉलर को रोक के रखती थी। इससे हमारी महंगाई कंट्रोल में रहती थी और इकोनॉमी तरक्की करते हुए दिखाई दे रही थी नवाज गवर्नमेंट में कि यार क्या तो पाकिस्तान डेवलप कर रहा है। सच या झूठ वो अलग बात है, बहरहाल हम बड़ी तरक्की देख रहे थे। आईएमएफ ने छूटते के साथ ही शर्त लगाई कि भाई आप डॉलर को आज़ाद छोड़ दो। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि पेट्रोल को भी फ्री कर दो, इजी कर दो। जो डेली के रेट्स होंगे वो डेली आपके रिफ्लेक्ट होंगे, आप गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा लेवी लगा सकती है, अपने टैक्सेस लगाएगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। बिजली की कीमतें आईएमएफ तय कर रहा है, यानी एक तो लम्हा ऐसा था कि हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर भी आईएमएफ ने लगाया हुआ था। कह तो ये भी रहते कि हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी आईएमएफ ने लगाया हुआ है। कोवेनेंट्स, तो आप अगर कोई लोन लेते हैं
उसके पीछे कुछ शराइत होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का लोन लेना चाहें तो ऐसा तो नहीं कि अपने भाई से घर खरीद के उसको पैसे दे दो कि 3%, 4%, 5% में मिलेंगे, सही है, ऐसा नहीं, उसकी कुछ शराइत है। कोविडेंट्स मतलब कि हाँ, उस जो लोन ले रहा होता है कंपनी, उसके ऊपर बाज़ शराइत लगाई जाती हैं, कोविडेंट्स लगाए जाते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कोविडेंट्स आर बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। बॉन्ड्स इशू हम कर सकते हैं। बॉन्ड्स की खासियत क्या होती है कि ये लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म का मकसद कि इनकी मेच्योरिटी आपने पढ़ा होगा वर्ड, रिडेम्पशन, मेच्योरिटी 5 साल से ज्यादा और ये 20 साल तक हो सकती है। तो अगर कंपनी को बहुत लंबे अरसे के लिए पैसे चाहिए तो कंपनी बॉन्ड्स इशू कर सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड पब्लिक को इन्वॉल्व कर सके। लोन स्टॉक अगर गवर्नमेंट इशू करेगी तो नॉर्मली उसकी मेच्योरिटी शॉर्ट टर्म होती है, 12 महीने से कम होती है, और अगर कॉर्पोरेट इशू करता है तो उसकी मेच्योरिटी 5 साल से कम हो सकती है। इसको मीडियम टर्म कहते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं मीडियम टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म। तो ये मीडियम टर्म। डिबेंचर्स बॉन्ड्स की तरह ही हैं, फर्क सिर्फ ये कि ये अनसिक्योर्ड है। होता क्या है कि जब भी कंपनी डेट रेज करना चाहती है तो उसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ता है। वो इदारे पब्लिक के बिहाफ पे कुछ ना कुछ गिरवी करवाते हैं। अब हर एक बंदा तो हजार रुपए वाला नहीं आएगा ना कि प्रॉपर्टी का टुकड़ा मेरा नाम कर दो। तो हम उनकी प्रॉपर्टी या कोई मशीन या कोई बड़ा एसेट गिरवी करवा देते हैं और फिर इसको कहते हैं कि अब लोन इशू करो। अगर उस पर इसने डिफॉल्ट किया तो ये वाली प्रॉपर्टी गई, आर्बिट्रेटर बीच में इन्वॉल्व होगा, वो उसको लिक्विडेट करवाएगा, नीलाम करवाएगा और लोगों को अपने पैसे दिलवा देगा। लेकिन डिबेंचर्स के अगेंस्ट कुछ गिरवी नहीं होता। कमर्शियल पेपर जिसको हम कहते हैं सीपी, कमर्शियल पेपर्स भी डेट होता है, बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ क्या होता है कि 9 महीने से कम मैच्योर होते हैं। तो अगर आपको पैसों की जरूरत थोड़े से अरसे के लिए है, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, तो आप क्या इशू कर सकते हैं? सीपी इशू कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं। यूरो बॉन्ड्स पाकिस्तान में ये इसहाक डार ने इशू किए थे अभी पिछली गवर्नमेंट में। यूरो लिखा हुआ यूरो बॉन्ड्स, तो उसका नाम पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि ये यूरोज में इशू होते हैं। ऐसा नहीं है, इसका नाम पड़ गया है। जिस तरह डिटर्जेंट को हम सर्फ कहते हैं, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो फर्स्ट टाइम जिस ब्रांड ने लॉन्च किए उस ब्रांड का उसमें नाम पड़ गया। यूरो बॉन्ड्स के ऊपर नाम पड़ गया है। मेन मकसद यह है कि कोई भी ऐसा बॉन्ड जो डोमेस्टिक करेंसी के अलावा किसी भी करेंसी में इशू हो, तो उसको हम यूरो बॉन्ड्स कहते हैं। मिसाल अभी पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो फॉरेन रिजर्व्स हैं। हमें रुपया नहीं चाहिए, हमें चाहिए डॉलर्स। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे डॉलर्स मुल्क से बाहर भेज रही है, हम उस चीज को रोकेंगे। और कोई भी ऐसी चीज जो डॉलर्स कॉल कर रही है, इनफ्लो आ रहा है, हम उस चीज को प्रोमोट करेंगे। तो हम इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे और एक्सपोर्ट्स को प्रोमोट करेंगे। हमें लोन चाहिए लेकिन रुपयों में नहीं, हमें चाहिए डॉलर्स। तो हम क्या करेंगे? हम यूरो बॉन्ड्स इशू करेंगे। अगर आपकी कंपनी, जिस तरह अभी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हमने इशू किए थे, अगर कोई डॉलर्स में इन्वेस्ट करता तो उसको 7% रिटर्न मिल रहा था, अगर कोई रुपीस में इन्वेस्ट करता तो शायद उसको 12% तक रिटर्न मिल रहा था। तो ये भी यूरो बॉन्ड्स कहलाएंगे। कौन से? जो डॉलर्स में इशू हो रहे हैं। जो अपनी ही करेंसी में इशू किए गए वो तो सिंपल बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो अपनी करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में इशू किए जाएंगे इनको यूरो बॉन्ड्स कहा जाएगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड वारंट्स, इसका मकसद समझते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पता है? एक बॉन्ड है, मिसाल 1000 रुपए का है, 5 साल की मैच्योरिटी है। इन्वेस्टर के पास चॉइस है
कि वो चाहे तो मुझसे अमाउंट ले सकता है 1000 रुपये या प्रीमियम के साथ, जो भी मैंने उसको पहले बोला हुआ है। चाहे तो मुझसे मेरी कंपनी के सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ले सकता है। ये उसने आज नहीं बताना, ये वो मुझे बता सकता है 5 साल के आखिर में। अकाउंटिंग में इस चीज़ को पढ़ा जाता है कि ये डेट है या इक्विटी है, तो IAS 32 अप्लाई होता है और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स करके इसका नाम देते हैं। ये 2 in 1 है। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। बहरहाल वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा ये है कि कंपनी को इससे क्या फायदा होगा। इक्विटी बढ़ सकती है और मेच्योरिटी के टाइम पे जो एक आउटफ्लो देना, देखो पैसा लेना आसान है, जिस तरह हमारे यहाँ मुहावरतन कहा जाता है ना कि सिंधी में कहा जाए मेले जी मोट, कि किसी मेले पे जाना, सजना सवरना, घूमने जाना बहुत आसान है, मजा आता है, वाह वाह वाह, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जब शो वाइंड अप होता है ना तो अजीब ही थकान होती है। तो कोई बताता है कि एक मेला लगता था किसी गांव में, तो एक बड़ा सेठ होता था, तो वो कहता था यार मैं मेले में जाऊंगा, रश बहुत होता है, मुझे कुर्सी साथ में चाहिए। तो एक बंदे को उसने रख लिया कि मैं 1 रुपया दूंगा, तुम यहां से लेकर वहां तक कुर्सी लेके चलना और फिर वहां से वापस लाना। तो उसने 1-2 दिन किया, उसके बाद बोला नहीं चाहिए 1 रुपया। बोला ये करूंगा कि यहां से वहां तक तो लेके जाऊंगा लेकिन वहां से वापसी नहीं लाऊंगा कुर्सी। तो बोला ये क्या तरीका है, जब चल ही रहे तो बोला नहीं, वापसी मुश्किल है। चलना आसान है, जब एक्साइटेड होते हैं ना किसी चीज के ऊपर, पिकनिक पे चल रहे होते हैं तो बड़े खुश हो गए, लेकिन वापसी में ऐसे मरे पड़े होते हैं गाड़ी में कि अब थक गए, पैसा देना मुश्किल है वापस। तो कन्वर्टेबल में एक आसानी हो सकती है कि अगर उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, जो कन्वर्टेबल का इंटरेस्ट होता है वो भी कम होता है। जो सिंपल बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो ज्यादा होता है, और जो कन्वर्टेबल पे इंटरेस्ट दिया जाता है मार्कअप, वो सस्ता भी होता है। एक चीज समझा देता हूं, मे बी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन समझने में मजा आएगा। वारंट्स, एक होते हैं बॉन्ड्स विथ वारंट्स अटैच्ड। ₹1000 का बॉन्ड है, 5 साल के बाद चाहो तो ₹1000 वापस लेना, चाहो तो 50 शेयर्स ले लेना। 5वें साल के आखिर में शेयर कितने से ज्यादा हो कि आप शेयर्स लोगे। ₹1000 में कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 50। तो एक शेयर कितने का हो गया? ₹20 का। अगर शेयर की वैल्यू ₹20 या उससे ज्यादा हुई तो हम शेयर्स ले लेंगे, कम हुई तो ₹1000 ले लेंगे। ये हो गया कन्वर्टेबल। मैं आपको कहता हूं भाई ₹1000 का बॉन्ड है, 5 साल की मेच्योरिटी है, आज खरीदो, ₹1000 दो, 5 साल तक मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, 5वें साल के बाद ₹1000 वापस कर दूंगा। और ये लो, साथ में एक वारंट भी है, शेयर ऑप्शंस। आपने बोला ये क्या है? बोले रख लो, गिफ्ट है। इसमें यह होगा कि आप अगर 5 साल के बाद चाहो तो ₹20 में 50 शेयर्स पर शेयर के हिसाब से खरीद सकते हो। यानी आप अगर मुझे ₹1000 देंगे ना 5 साल के बाद, तो मैं आपको 50 शेयर्स दे दूंगा। तो इसके साथ मैंने अटैच कर दिया, स्टेपल कर दिया। तो आपने बोला ये क्या है, ये तो सेम तो है। कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या था कि एक बॉन्ड है जिसमें मुझे 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, 5वें साल के आखिर में या तो मैं आपसे ₹1000 लूंगा तो 50 शेयर्स लूंगा। इस केस में क्या है, ₹1000 लेंगे ये अलग बात है। अब वो ₹1000 आप मुझे वापस दे दें और मुझसे 50 शेयर्स ले लें, ये अलग ट्रांजैक्शन होगी। उन्होंने कहा बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं, इसमें एक फायदा है। मिसाल के तौर पे दूसरे तीसरे साल के आखिर में मेरे शेयर्स की वैल्यू ₹30-35 हो जाती है और आप चाहते हो यार ये तो सही है। अगर आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो आपको पूरा का पूरा बॉन्ड बेचना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट से भी गए और शेयर से भी गए। आप कहते नहीं बॉन्ड तो मुझे रखना है, लेकिन जो शेयर्स वाला फायदा ना वो मुझे रियलाइज करना है। कन्वर्टेबल में अलग अलग नहीं हो सकता, डिटैच नहीं हो सकते। लेकिन अगर वारंट्स अलग से मैंने दिए हैं तो आप क्या करेंगे, उसके फाड़ के
मिसाल के तौर पे 35 रुपए का शेयर हो गया, तो आपने 12 रुपए 10 रुपए के प्रॉफिट पे मुझे 50 शेयर्स बेच दिए। बोला ये रखो, जाके कंपनी को 20 रुपए देना, मुझे अभी अपना प्रॉफिट दे दो, 10 रुपए 8 रुपए 9 रुपए मुझे अपना प्रॉफिट दे दो पर शेयर। इससे बॉन्ड आपके पास ही रहेगा लेकिन शेयर्स चले जाएंगे, या ऑप्शन आपके पास ही रहेगा और बॉन्ड चला जाएगा। मिसाल आपने कहा बॉन्ड मुझे नहीं चाहिए यार, इंटरेस्ट कम है, मैं बेच रहा हूं, बॉन्ड बेच दो, ऑप्शन रख लो, बैंक लोन। फाइन। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम फंड्स रेज कर सकते हैं। हाउ डू वी डिटरमिन द मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ लोन स्टॉक? ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केट के बहाव के साथ नहीं बहते कि दुनिया कह रही है कितने का है तो मैं भी मान लूँ इतने का है। हमारी कुछ अपनी टेक्निक्स होती हैं जिसके बेसिस पे हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी लोन स्टॉक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू क्या होती है? दैट इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। मिसाल के तौर पे अगर हम रिडीमेबल डेट, एक बॉन्ड है जो 5-7 साल बाद रिडीम होना है, उसकी अगर हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक जो हर साल का इंटरेस्ट है, कूपन, जो हर साल इन्वेस्टर को मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हर साल मिले, एक साल में 2-2 बार मिल सकता है, एक साल में 4-4 बार मिल सकता है। तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीरियड्स। अगर मेच्योरिटी 7 साल है और हर साल है तो नंबर ऑफ पीरियड्स वुड बी 7। अगर बाय एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 2। अगर क्वार्टरली है फिर तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4। बहरहाल आपने नंबर ऑफ पीरियड्स निकालने हैं। अच्छा, जो इंटरेस्ट होगा ना, बिकॉज हम उसको डिस्काउंट किस पे करते हैं? एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट, वो हमेशा पर एनम होता है। अगर आपके नंबर ऑफ पीरियड्स 6-6 महीने के तो उसको 6-6 महीने का करोगे, क्वार्टर है तो क्वार्टर का करोगे। बहरहाल आप उस इंटरेस्ट जो कूपन है उसको उसका निकालेंगे क्या? एन्युटी फैक्टर। ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो रिडेम्पशन वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली डिस्काउंट फैक्टर से। ऑफ कोर्स अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रिंसिपल्स हैं जो आप मुतअद्दिद बार पढ़ चुके हैं। अगर के कन्वर्टेबल डेट है तो उसके केस में भी जो कूपन इंटरेस्ट होगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एन्युटी फैक्टर से, और लास्ट में क्या करेंगे? हायर ऑफ। रिडेम्पशन और कन्वर्जन, इस पे लगाएंगे डिस्काउंट फैक्टर। मुनासिब है? अच्छा, बॉन्ड्स किस किस तरह के होते हैं? एक होते हैं सिंपल बॉन्ड्स। सिंपल बॉन्ड्स का मकसद, ये इश्यू भी पार पे होते हैं और रिडीम भी पार पे होते हैं। दूसरा प्रीमियम बॉन्ड्स, ये इश्यू पार पे होते हैं
और रिडीम प्रीमियम पे होते हैं। डीप डिस्काउंट इशू डिस्काउंट पे होते हैं, यानी पार से सस्ते होते हैं। रिडीम होते हैं वापस पार पे। जीरो रेटेड का मकसद क्या है? इस पे हर साल कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और सारा का सारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्यूमुलेट, कंपाउंड हो जाएगा। और उसको लार्ज प्रीमियम पे रिडीम कर दिया जाएगा। स्टेप बॉन्ड्स क्या होते हैं? कि इसका कूपन 500 सालों में फ्री सेम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमने पहले बता दिया, जिस तरह जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसमें अगर टीयर 1 है तो पहले 5 साल तक 3% है, बाद के 5 साल तक 5% है, बाद के 10 साल तक काइबोर प्लस है, रेट चेंज है। यहां पे भी स्टेप बॉन्ड्स के अंदर लिखा जाएगा कि पहले मिसाल वो 7% देंगे, बाद में वो 9% देंगे, आखिर में वो 12% देंगे वगैरह। और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपको पता है कि या तो ये रिडीम होंगे या फिर कन्वर्ट होंगे इनटू ऑर्डनरी शेयर्स। इसमें दो कैलकुलेशन में भी आपसे पूछ सकता है, एक एक मार्क की। एक है कन्वर्जन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू वर्सेस कन्वर्जन वैल्यू। हम खुद ही देखते हैं ना। रिडेम्पशन वैल्यू यानी मिसाल 100 रुपए या 1000 रुपए या 1000 रुपए, 1010 रुपए, 1015 रुपए में रिडीम होने वाला है। कन्वर्जन में हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और हर शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है। हमें पता चलेगा कि विच ऑप्शन इज बेनिफिशियल, पैसे लेना या कन्वर्ट करवाना। तो कन्वर्जन रेशियो यानी जितने शेयर्स होंगे मल्टीप्लाई करेंगे उसको शेयर प्राइस से। एक कैलकुलेट होता है कन्वर्जन प्रीमियम, कि कन्वर्ट करवाने से आपको कितना फायदा हो रहा है। उसका कैलकुलेट क्या किया जाएगा कि अभी बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू क्या है, जो कि हमने यूं निकाली कि बॉन्ड्स की अभी मार्केट वैल्यू क्या है और कन्वर्ट करने पे हमें कितना डिफरेंस मिलेगा, नॉट द डिफरेंस बट कितना पैसा मिलेगा। तो अभी बेचना बेहतर या सब्र करके कन्वर्ट करवाना बेहतर? अगर अभी बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, बेहतर हो चुकी है, आज के आज मिल रही है, तो आज के आज अगर बॉन्ड्स को बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर इसको हम कन्वर्ट करवाते हैं जो कन्वर्जन वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की, तो कितने शेयर्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, डेट का तरीका है लीज पे लेना। लीजेस आपने गल बनाया IFRS 16 में पढ़ लिया होगा। लीज का मकसद हम क्या कहते हैं कि दिस इज टू फाइनेंस द यूज ऑफ एन एसेट। हमें अगर किसी एसेट को इस्तेमाल करना है तो उसके यूज को फाइनेंस करना हम लीज कहते हैं। ऑपरेटिंग लीज में जो लेसोर कमाता है वो कमाता है रिटर्न ऑन एसेट, और फाइनेंस लीज में लेसोर जो कमाता है वो होता है रिटर्न ऑन अगर मेरा कंसर्न एसेट है
और मैं आपको एसेट किराए पे दे रहा हूं तो ये ऑपरेटिंग लीज है। अगर एसेट महज सिक्योरिटी है, मैंने आपके बिहाफ पे जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं मुझे उन पैसों पे रिटर्न चाहिए, इसको हम फाइनेंस लीज कहते हैं। तो अगर एक मकान हम किराए पे लेते हैं तो मालिक मकान कभी भी प्रॉपर्टी से हाथ नहीं निकालता। प्रॉपर्टी की ऑनरशिप भी उसके पास, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी उसके पास, मेंटेनेंस भी खुद करेगा, इंश्योरेंस भी खुद करेगा, मालिक खुद ही रहेगा। मुझसे सिर्फ वो किराया चार्ज कर रहा है घर का। मैं कितने साल भी घर में बैठ जाऊं मालिक नहीं बन सकता। तो मैं जो पे कर रहा हूं वो एसेट यूज करने का किराया पे कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक बिल्डर को कहता हूं कि यार घर बना के दो, वो कहता है पैसे, मैंने कहा वही तो नहीं है। वो कहता है मसला नहीं है, मैं लोन देता हूं। तो मैं कहा ठीक है, तो मुझे लोन दे दो। उसने क्या किया, अपने जेब से करोड़ रुपए का घर बना दिया और किसने तय कर ली कि आइंदा आने वाले 5 साल तक या 10 साल तक आप मुझे हर साल हर महीने इतनी इतनी किस्त जमा करवाते रहना। मैंने कहा ठीक है। घर उसने बना के मुझे दे दिया और मैं उसको हर महीने एक किस्त जमा करवा रहा हूं। उसने घर किराए पे नहीं दिया, उसने करोड़ रुपए किराए पे दिए हैं। अब अगर घर महंगा भी हो गया, करोड़ रुपए वाला चीज 1.25 करोड़ की भी हो गई, तो वो रोएगा नहीं, अरे मैंने करोड़ में क्यों दे दिया। वो कहेगा भाई मुझे करोड़ रुपए प्लस मार्कअप चाहिए, मेरा काम उससे हो जाएगा। फाइनेंस लीज, ठीक है। अच्छा, एक हम वर्ड यूज करते हैं लीज टर्म। लीज टर्म मतलब लीज का दौरानिया। वहां आपने पढ़ा होगा नॉन कैंसिलेबल होता है, रिन्यूएबल होता है, प्राइमरी पीरियड होता है, सेकेंडरी पीरियड होता है वगैरह। ऑपरेटिंग लीज का जो दौरानिया होगा वो नॉर्मली और फाइनेंस लीज का दौरानिया थोड़ा तवील होगा। ऑनरशिप, ऑपरेटिंग लीज में मालिक कौन रहेगा? और फाइनेंस लीज में अल्टीमेटली मालिक कौन हो जाएगा? इंश्योरेंस किसकी जिम्मेदारी है ऑपरेटिंग लीज में? लेसोर की, क्योंकि उसका अपना एसेट है। और इस केस में लेसी खुद ही देखेगा। मेंटेनेंस कौन करेगा? ये लेसोर की जिम्मेदारी होगी कि कलर करवाना है, ग्रिल लगवानी है वगैरह। और इसमें ऑयल चेंज वगैरह, गाड़ी के जो भी मसले हैं वो खुद ही लेसी देखेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑपरेटिंग लीज में लेसोर रिटेन करता है ना। रिस्क एंड रिवॉर्ड कंट्रोल नहीं देता। समझ गए आप? IFRS 16 की बात कर रहे हो ना। IFRS 16 ने देखिए कंट्रोल की डेफिनेशन चेंज की है। उसमें हम एसेट नहीं दिखाते, हम उसमें राइट ऑफ यूज एसेट दिखाते हैं। तो एसेट आपका नहीं हुआ, सिर्फ एसेट को जो 4-5 साल इस्तेमाल करने का अख्तियार है, आप सिर्फ उतना दिखा दो। पूरी प्रॉपर्टी को बैलेंस शीट में डालने की जरूरत नहीं है, वो मेरा है। हाँ, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम राइट ऑफ यूज दिखा देते हैं, लेकिन पूरा एसेट आप नहीं दिखाते हो। तो जो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू एसेट है वो लेसोर के पास है। और फाइनेंस लीज में हम ये रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये समझने की बात है कि ऑपरेटिंग लीज पे एसेट किराए पे लिया जाता है और फाइनेंस लीज में एसेट किस्तों पे लिया जाता है। ठीक हो गया? अब आगे आते हैं इस्लामिक फाइनेंस। ये बात को हम समझते हैं कि दुनिया में राइट एंड रॉन्ग की जजमेंट, सही और गलत की जजमेंट के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हो सकते हैं। कोई इसको मजहब के हिसाब से जज कर सकता है कि what is allowed in particular religion is right and what is not allowed is haram or wrong.
कुछ इसको कानून के हिसाब से जज करते हैं कि व्हाट इज अलाउड इन लॉ इज राइट एंड व्हाट इज नॉट अलाउड एज पर लॉ इज रॉन्ग। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बाज लोग क्या करते हैं, अपने आप को बाउंड नहीं करते, वो सिचुएशन को जज करते हैं। वो अक्सर किसी बुक को या किसी चीज को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल किसी ने दी थी कि दुबई के अंदर या सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर एक बाप अपनी बेटी को समंदर पे लेके गया था, सी साइड पे थे, दुबई का था, और हुआ ये कि उसकी बेटी काफ़ी आगे चली गई एंड शी वॉज अबाउट टू ड्राउन। वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे एंड ही वॉज फार एंड एजेड। तो एक नौजवान ने जब देखा वो भागा तो उसको एकदम से उसने रोक लिया कि तुम नामहरम हो तो मेरी बेटी के करीब नहीं जा सकते। एंड देयर वाज अ न्यूज़ एंड अल्टीमेटली द गर्ल डाइड। अब कुछ लोग ऑफ कोर्स इस बात को कहेंगे कि बिल्कुल ठीक किया उसके बाप ने, दिस वाज राइट, भाई वो नामहरम है, वो उसको टच नहीं कर सकता रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन, उसके आगे नहीं जा सकता, वो उसको ऐसी कंडीशन में नहीं पकड़ सकता। और दूसरा ये कहेगा कि भाई अब हम मरते मर जाए भले। तो वो कुछ लोग होते हैं जो कि उसको ईज करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि सिचुएशन बताएगी कि किस सिचुएशन में क्या सही है, किस सिचुएशन में क्या गलत है। और वो बहुत से ऐसे मिसालें भी देते हैं कि मैं वाकई में समझ में आता है कि बात तो सही कह रहा है, कि अगर ऐसी हालत में होगा तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो जाएगी। खैर, जब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जो मुस्लिम्स हैं दे आर अबाइड बाय शरिया, ठीक है, एक शरीयत है। अब उसका कानून किस तरीके से सेट किया गया है, वी ऑल नो दिस वेल, के कुरान पाक शरीफ में हमें वाजे कर दिए गए हैं अहकामात कि क्या हलाल है क्या हराम है। अब उसमें चंद चीजें वाजे तौर पे मना कर दी गई हैं। मिसाल के तौर पे सूद है, रिबा किसी भी सूरत हराम है। नामहरम के साथ रिश्ता कायम करना ज़िना के ज़िम्मे में आ जाता है, टोटली इलीगल है। गैम्बलिंग, जुआ टोटली हराम करार दिया गया है। अल्कोहल, शराब, नशा कैटेगोरिकली मना है। तो अब एक मुस्लिम को यह वाज़े तौर पे बता दिया गया कि कोई भी मुसलमान कलमा गो है वो कभी भी शराब नहीं कंज्यूम कर सकता, इलीगल रिलेशंस में नहीं जा सकता, जुआ नहीं कर सकता और सूदखोरी नहीं कर सकता। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। मिसाल जिस तरह हम कहते हैं कि अल राशि वल मुर्तशी फी अज़ाबुन्नार, कि रिश्वत देना और लेना भी जहन्नम है। ऐसे बहुत से गुनाह में काउंट हो जाते हैं। एक होती है टोटली हराम, मतलब करोगे तो खारिज हो जाओगे, और दूसरे होते हैं गुनाह होते हैं। एक चीजें होती है जो मकरूह होती हैं, मतलब उसको हम गुनाह के समरे में नहीं कह सकते, लेकिन हम कहते हैं नापसंदीदा है, ना की जाए तो अच्छी है। बहरहाल एक सिस्टम बनाया गया जिसके बाद जो फॉलोअर्स हैं ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि भाई हमें अपनी क़यामत ख़राब नहीं करनी और हमें अपने कवानीन के साथ साथ चलना है। उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी और पैसों के लेन देन के हवाले से भी शरिया के अंदर चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं, जिसमें सर फहरस्त आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा रिस्क से पाक हो और दूसरा बंदा रिस्क पे हो। इसको हमने पढ़ा एज रिबा, सूद, इंटरेस्ट। उसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको पैसे दूं और आप काम करो, मुझे रिस्क नहीं है, मुझे आपने पैसे देने हैं, आप जियो या मरो, और आपने मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना है। इसको हमने कहा यह रिबा है, ये सूद है, ये इंटरेस्ट है और ये हराम है। लिहाजा जिसकी वजह से बैंक्स में पैसे रखवाना, सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखवाना, नेशनल सेविंग स्कीम्स में पैसे रखवाना या किसी ऐसी कंपनी के अंदर पैसे रखवाना जो सूद का काम करती हो, वो में भी हमें भी गुनाह के ज़िम्मे में लेके आ जाए। लिहाजा अरबों रुपए होने के बावजूद, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस होने के बावजूद, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होने के बावजूद भी इस उम्मत को हम शायद
कन्विंस ना कर सकें कि वो हमारे पास इन्वेस्ट करें। तो हमने इस कानून को थोड़ा डीप में पढ़ा और सोचा कि क्या कोई शरिया कंप्लाइंट ऐसी हो कि इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और गुनाह भी ना हो। तो मैं इस्लामिक बैंक में, हमें अक्सर कहते हैं कि हम सेशंस करवाएं और इस्लामिक बैंकिंग सिखाएं लोगों को और स्टूडेंट्स को बोलें कि अकाउंट खुलवाएं, तो मैं कैटेगोरिकली मना कर देता हूं। मैं कहता हूं यार देखो, इसमें ना बहस की बातें बहुत हैं, अलग अलग फ़िरके हैं, अलग अलग माइंडसेट हैं। क्योंकि एक होती है वेस्टर्न बैंकिंग, एक होती है इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। अब हमें इसमें वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न रूल को फॉलो नहीं करना। फिर क्या होता है कि बच्चा देख के कहता है कि सर ये क्या, कान को ऐसे करके यूं पकड़ लिया, बात तो वही होगी। तो मैं किसी इस्लामिक बैंक में बैठा हुआ था, तो एक बंदा लीज के हवाले से कह रहा था, तो मैंने उसको कहा कि यार ये क्या तरीका है, घुमा फिरा के। बच्चे तो कहते हैं चीज़ वो है, मेरी स्टडी एक रीजनेबल लेवल पे और ना ही मुझे मुनासिब लगेगा कि मैं इसकी गहराइयों में जाके बात करूं, लेकिन मैं समझना ज़रूर चाहता हूं। बिकॉज हमारे यहाँ कल्चर में ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता हमारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन मैं सीखना ज़रूर चाहता हूं। तो उसने कहा देखो दिनेश, चीज़ें ना सही और गलत नहीं है, एक सिस्टम है। अगर सिस्टम कर दिया ना तो वही चीज सही हो जाएगी, अगर सिस्टम फॉलो नहीं किया तो वो चीज गलत हो जाएगी। उसने कहा मिसाल, बकरा हलाल है हराम है? हलाल है। बोला अगर गोली मार दूं फिर? तो मसला ये नहीं है कि बकरा खाना हलाल है या हराम है, मसला ये है कि उसको प्रॉपर ज़िबा किया गया। अब मिसाल, अगर गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ अगर टाइम स्पेंड करता हूं, हलाल है हराम है? मैं कहा टोटली हराम है। बोला अगर सिर्फ 5 मिनट मौलवी को बुला के निकाह करवा लूं फिर? वक्त ही क्या लगेगा, निकाह ही तो करवाना है। बोला वही रिलेशन, वही चीज सिर्फ एक निकाह के सिस्टम से गुजारने पे हलाल हो गई। तो बोला अब ट्रांजैक्शंस वही हैं, काम हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एक सिस्टम से गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी भी चीज को हलाल या हराम करार देने के लिए सबसे पहले रेफर करते हैं आयत को। अगर आयत के अंदर एक चीज वाजे कर दी गई तो दैट इज वेरी कैटेगोरिक, उस पर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, हम अहादीस शरीफ को रेफर करते हैं ऑन द सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन पहली तरजीह कुरान पाक शरीफ है। नेक्स्ट हम आ गए अहादीस पे। अगर कोई ऐसी गाइडेंस है जो कि हम नहीं ढूंढ पा रहे तो हम मुफ्ती से फतवा लेते हैं। अब सिलसिला क्या है, एक सिस्टम क्या कहता है कि अगर मुफ्ती ने फतवा जारी कर दिया और आपने वो अमल कर दिया मुफ्ती के कहने पर, कल को अगर वो अमल गलत भी निकला तो गुनहगार मुफ्ती होगा, आप नहीं होंगे। अब इस्लामिक बैंकिंग ने कर दिया बिल्कुल आसान काम। आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो उस बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे होंगे ना, वो मुफ्ती बैठे होंगे, या जो उसका शरिया बोर्ड का चेयरमैन होगा वो कोई बहुत जाना माना मुफ्ती साहब होंगे। ये आपको इंट्रोडक्शन पे एक फतवा देंगे कि भाई ये देखो फतवा है, और मुफ्ती साहब का बाकायदा साइन और स्टैम्प लगा होगा कि इस बैंक के तमाम ऑपरेशंस शरिया कंप्लाइंट है। आप दिल खोल के पैसे लगाओ बैंक में, बिकॉज अब अगर फतवा है तो अब ये देखना किसकी जिम्मेदारी है, चेयरमैन की है। शरिया बोर्ड का जो चेयरमैन बना हुआ है अब उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम इसको सिस्टम से गुजारते कैसे, एक नज़र देखना ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि कैश पे चीज़ बेचते हैं तो कीमत अलग है, क्रेडिट पे अगर चीज़ बेचते तो कीमत अलग है। ये सूद नहीं है, सूद नहीं है। सूद का मकसद अगर मैं आपको मार्कअप चार्ज करूं और वक्त के साथ साथ बढ़ाता जाऊं। अगर मैंने कहा कि भाई एसी खरीद रहे हो, आज अगर खरीदो तो इतने पैसे दे दो, अगर महीने बाद पैसे दोगे, अगर 2 महीने बाद पैसे दोगे तो इतने पैसे या इतने पैसे देना। अगर आप 1 महीने से 5 दिन ऊपर भी हो गए तो भी वही पैसे दोगे। मैं उस पर
एक चालान हम मतलब अकाउंट खुलवाना चाह रहे थे एकेडमी का ना, तो हमने कहा यार हम पेनल्टी मारते हैं कि अगर कोई बच्चे को प्रेशर करना होता है कि भाई पेनल्टी तो नहीं, तो वो कहते हाँ कल जमा कराऊंगा, अरे भूल गया आज। कॉमन है, हमसे भी हो जाता है, हम भी भूल जाते हैं चीज़ें, करता हूँ सुस्ती है। तो हमें तो कैश फ्लोस चलाने होते हैं, हमें तो स्टाफ को सैलरीज देनी होती हैं। तो कहा नहीं, जुर्माना तो इस्लाम में नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा आपके पास फलां स्कूल का अकाउंट है? तो बोला अरे हाँ वो तो जुर्माना लगाता है। तो उसने कहा चालान लेके आओ उसका। कोई चालान लेके आ गया तो उसमें पेनल्टी का नहीं था, उसमें सरचार्ज का नाम था। तो उसने कहा बस ठीक है। मैं कहा ये क्या हुआ? बोला बस नाम चेंज कर सकते हैं हम, इस पर जुर्माना नहीं बोल सकते, पेनल्टी नहीं बोल सकते, हम उसमें सरचार्ज ऐसा कुछ उसने सब्स्टिट्यूट मुझे दिया था। बोला ये लफ्ज यूज करेंगे ना, ठीक है। अब मैं फिर घूम के आया यार, घुमा फिरा के बात तो तुमने वही कर दी, लेकिन बोला नहीं, सिस्टम, एक सिस्टम में अगर सरचार्ज अलाउड है और पेनल्टी जुर्माना अलाउड नहीं है, तो चीज ये नहीं है कि पेनल्टी मतलब ऊपर से पैसे लेना सही है या नहीं है। बात सिर्फ ये है कि अल्फाज क्या इस्तेमाल किए हैं। क्रेडिट, मुरब्बा, ट्रेड क्रेडिट, इसमें क्या होगा? मैं आपको अपनी कॉस्ट डिस्क्लोज करूंगा कि भाई मैंने इतने में चीज खरीदी है, लेकिन आप क्योंकि पैसे मुझे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद देने वाले हैं, तो आप मुझे इतने पैसे दीजिएगा। और वो जो डिफरेंस है मार्कअप का, वो इंटरेस्ट मार्कअप नहीं है, वो प्रॉफिट मार्कअप है। हमने क्या कर दिया? इंटरेस्ट का नाम चेंज करके प्रॉफिट कर दिया। आप तमाम बैंक्स में देखें, अक्सर बैंक्स में हर महीने के आखिर में इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो उसको इंटरेस्ट कभी भी नहीं लिखते, वो लिखते प्रॉफिट। प्रॉफिट कभी भी कायबोर नहीं होना चाहिए ना। कायबोर बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा कैसे हो रहा है? लेकिन खैर मुफ्ती साहब ने अलाउ कर दिया तो हम टेंशन फ्री हैं। एक बार अगर कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपको रेफर करवा दूं, मुझे लिखने में टाइम लग जाएगा, बुक में लिखी हुई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दूं। पहला इस्लामिकली शायद आपने ये भी हदीस सुनी हो कि भैंस का बच्चा पैदा होने से पहले उसका सौदा नहीं हो सकता। सुना है कि अगर कोई काऊ या भैंस प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे को पैदा होने से पहले उसका सौदा करना हराम है। तो जब भी इस्लामिकली किसी चीज का सौदा किया जाएगा, डील की जाएगी, ट्रांजैक्शन की जाएगी, द सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रेजेंट। एक चीज जो दुनिया में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका सौदा करना हराम है। एग्जाम्पल नंबर 1, ए सेल्स अनबोर्न काफ ऑफ हिज काउ टू बी, ठीक है, पेज नंबर जो प्रिंटेड है वो 215 है और पीडीएफ में 218 है। ठीक है, अच्छा, बेसिक फीचर क्या है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल। जो सब्जेक्ट मैटर है, जो ऑब्जेक्ट या जो चीज बिक रही है, वो सेल के टाइम पे उसकी मौजूदगी जरूरी है। इस केस में क्या हुआ कि अगर ये इसने हदीस से ही एक बात कह दी, मैंने भी कहीं से सुनी है, मैं तस्दीक नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने सुना है कि भैंस का बछड़ा पैदा होने से पहले उसका सौदा नहीं कर सकते। तो अगर मैंने, इसने एग्जैक्टली वही अल्फाज यूज कर लिए कि अगर हम उसको बेच देते हैं, पहले से उसका सौदा कर लेते हैं, तो वो वॉइड है, वो इस्लाम में नहीं माना जाएगा। दूसरा, the subject matter of sale must be in ownership of the seller at the time of sale and he must have good title to it। अगर मैं आपके साथ सौदा करता हूं और ये कहता हूं कि वो चीज खरीद के मैं आपको दूंगा, मेरे पास नहीं है वो चीज, मेरी नहीं है, मैं खरीदूंगा और उसको इतने प्रॉफिट पे बेचूंगा आपको, ये अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए सेल्स बी अ कार which is presently owned by C, but A is hopeful that he will buy it from C and shall deliver it to B and B subsequently। ये सेल भी अलाउड नहीं है। तो जो सब्जेक्ट मैटर का मालिक होगा वही उसको बेच सकता है, कोई और उसका सौदा नहीं कर सकता। तीसरा,
द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी इन फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द सेलर व्हेन ही सेल्स इट टू अनदर प्रोडक्ट। राइट हो गया? तो वो चीज कंस्ट्रक्शन में होनी चाहिए या फिर पोजीशन में होनी चाहिए, फिजिकल पोजीशन में होनी चाहिए। A has purchased a car from B. B has not yet delivered it to A or his agent. A cannot sell the car to C because A को खुद वो गाड़ी नहीं मिली है. If he sells it before taking its delivery or constructive from B, the sale is void. तो अगर एक गाड़ी जो A ने बुक करवाई हुई है, जिस तरह हमारे यहाँ ओन का चक्कर चलता है, तो बेसिकली वो ओन का चक्कर यहाँ पे हराम हो गया कि मैंने एक गाड़ी बुक करवाई हुई है, मुझे अभी वो गाड़ी मिली नहीं है, लेकिन वो जो मुझे मिलेगी मैं पहले से आपको बेच दूं ओन पे, और इससे क्या होगा, जैसे ही गाड़ी आएगी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जब तक मेरी पोजीशन में नहीं है मैं उसका सौदा नहीं कर सकता। द सेल मस्ट बी प्रॉम्प्ट एंड एब्सोल्यूट, चाहिए इमीडिएट होनी चाहिए, अभी के अभी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू, और कोई ऐसी चीज जो जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, सही है। जिस तरह मिसाल हम गारंटी लें किसी बैंक से, या बैंक लोन देने के लिए मुझसे कोई गारंटी मांगे, तो मैं गारंटी की मालियत नहीं लगा सकता क्योंकि वो तो आपका फेवर है। तो कोई ऐसी चीज जिसको फाइनेंशियली वैल्यू नहीं किया जा सकता, सही है, वो हराम हो जाएगी। The deliveरी of sold commodity to the buyer must be certain and should not depend on the contingency or chance. मिसाल के तौर पे हमारा बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट चलता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा है, आप इलाके के बड़े हो या आपके हाथ पहुंचे हुए हैं, मैं कब्जा नहीं छुड़वा सक रहा, मैं क्या करता हूं, आपको कहता हूं कब्जा छुड़वाओ, तो आप मुझसे 50% कीमत पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। आपने इस शर्त पे खरीदी कि कब्जा छूटेगा और आप वो प्रॉपर्टी मुझसे अपनी पोजीशन में ले लोगे, राइट। सेम यहां पे देखें, कहता है कि ए की गाड़ी चोरी हो गई, किसी एनोनिमस पर्सन ने कर दी, एंड बायर परचेजेस इज अंडर द होप दैट ही विल मैनेज टू रिकवर इट। तो चोरी की हुई गाड़ी का सौदा कर लिया आधी कीमत में या कम कीमत में, इस उम्मीद से कि आप रिकवर करवा लेना, आप ही ये फाइल ले लो मुझसे। हमारे यहां ये होता है, जब गाड़ी चोरी हो जाती है उसकी फाइलें बिकती हैं, तो जब प्रॉपर्टी का कब्जा हो जाता है तो प्रॉपर्टी के कागजात बिकते हैं, तो वो वडेरा होता है, वो उसको डील कर लेता है कुछ, क्योंकि वो अक्सर एहतजाज करते हैं, अपने आप को जला देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि बड़ा मसला हो जाता है, तो उनको कुछ पैसे देके वो खाली करवा देता है, नहीं तो धमका के पुलिस बेच के उसके हाथ बड़े होते हैं, वो खाली करवा देता है। सस्ते में क्यों खरीदी? क्योंकि मैं उसको रिलीज नहीं करवा पा रहा था। द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ऑफ प्राइस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ सेल। कीमत उसकी पहले से तय होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, यार देखो, अगर महीने के बाद पैसे दोगे ना तो आप मुझे देना 60,000 रुपये, और अगर 2 महीने के बाद आप दोगे तो आप मुझे देना 66,000 रुपये। 2 चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन आप मुझे पहले बता दोगे कि आप महीने के बाद वाला खरीदोगे या 2 महीने के बाद वाला। ये अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कि महीने के बाद बोला नहीं हो रहा, चलो एक काम करता हूं 2 महीने के बाद खरीद लूंगा, ये नहीं हो सकता। सेल तभी मानी जाएगी जब दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज कर लो, और आज ही। मिसाल के तौर पे A says to B, if you pay within a month the price is 50, if you pay after 2 months the price is 55. B agrees with absolutely determining one of the two prices. वो बता देता है कि मैं 50 में लूंगा या 55 में लूंगा। In this case, as the price remains uncertain, the sale is void. हाँ, अगर वो दोनों में से वो अनसर्टेन बताता है कि मैं देख लूंगा, मुझे जो समझ में आया, unless any one of the two alternatives is settled by the parties at the time of conducting the transaction. ठीक है, अगर वो बता देता है कि मैं 55 में या 50 में या 60 में खरीदूंगा या 65 में खरीदूंगा, वो आज बता दे तो वो सेल माना जाएगा, सौदा माना जाएगा। द सेल मस्ट बी अनकंडीशनल। ठीक है, अगर इसमें किसी किस्म की कोई शराइत ज़वाबित लगाए गए हैं कि अगर आप ये करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, जिस तरह मिसाल हम करप्शन के केस में करते हैं, ब्राइबरी की सूरत में यही किया जाता है कि यार आप नक्शा पास कर दो, मैं आपको एक सिविक गिफ्ट कर रहा हूं, तो बिल्डर बड़ा हूं, काम मेरा बड़ा है,
तो मैं सिविक आपको दूंगा बशर्त क्या मेरा नक्शा पास कर दो। तो ये कोई गिफ्ट तो नहीं है, ये सीधी सीधी रिश्वत है। A sale is valid in which the parties fix the price and due date of payment is unambiguous. The due time of payment can be fixed either with reference to a particular date or by specifying a period of time, but it cannot be fixed with reference to the future event, the exact date of which is known or is uncertain. कीमत आज तय होनी चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि जितनी महंगाई होगी या उस वक्त पे जो कीमत चल रही होगी। नो, सौदा हुआ मतलब आज। तो एक कंपनी अगर मुरब्बा करती है और ये इस्लामिक सिचुएशंस को पूरा करती है तो ये सिंपली हमारा इस्लामिक कंडीशन में ओके हो जाएगा। फिर आपकी कंपनी शरिया कंप्लाइंट कहलाएगी या आपके साथ सौदा करने वाला भी शरिया कंप्लाइंट कहलाएगा। ऐसे में इन्वेस्टर जब भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये इंश्योर करता है कि भले मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो लेकिन आप भी इंटरेस्ट का काम ना करो कि मैं आपको पैसे दूं आप जुआ खेलो तो मैं बोलूं आप कर रहे हो मैं थोड़ी जुआ कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा उस बंदे को भी पैसे देना हराम हो जाएगा। दूसरा है इजारा। इजारा हम बेसिकली किसको कहते हैं? इट इज सिंपली लीज। लीज का मकसद एक लेसोर है, एक लेसी है, एक एसेट का मालिक है और एक एसेट का यूजर होगा। जो यूजर होगा वो एसेट को मेंटेन भी करेगा और उसका किराया अदा करेगा। इजारा इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द ओनर ऑफ द एसेट लेसोर अदर देन कंज्यूमेबल ट्रांसफर्स इट्स like usufruct to an other person for an agreed period or an agreed consideration। अच्छा, कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कि मेरे पास अभी आने वाली है या वो चीज जो काबिल इस्तेमाल है वो मैं किसी और को इस्तेमाल के लिए दे दूं, कंज्यूमेबल नहीं होना चाहिए कि वो खा जाए, वो इस्तेमाल कर जाए, कंज्यूमेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज उसको मैं देता हूं जो कि मालिक तो मैं हूं लेकिन वो काबिल इस्तेमाल चीज है, ठीक है, वो काबिल इस्तेमाल चीज है। सो इसको हम कहते हैं कोई यूजुफ्रक्ट। यूजुफ्रक्ट मतलब वो चीज जो इस्तेमाल की जा सकती है। टू अनदर पर्सन फॉर एन एग्रीड प्राइस। The lessor, however, retains the right of ownership to the asset and is legally bound to bear the risk and rewards of the asset, which also includes obligation to repair any damage caused naturally or due to wear and tear, insurance, accidental repair for the asset, while actual operating or overhead expenses related to the running of the asset, any damage to the asset arising out of negligence will be borne by the lessee। तो हम इसको कौन सी लीज कहेंगे? ये ऑपरेटिंग लीज, राइट। नॉर्मली बैंक जो इस्लामिक गाड़ियां होती, इस्लामिक बैंक होती है ना, वो भी गाड़ी लीज करती हैं लेकिन वो इजारा पे नहीं करती, वो पार्टनरशिप पे करती हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है? मैंने उससे पूछा यार ये कैसे करते हो? तो उसने कहा देखो एक प्रॉपर्टी है, हमें काम करते हैं कि हम दोनों मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। मिसाल के तौर पे करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसमें 15 लाख रुपए इक्विटी आप दो या 20 लाख रुपए आप दो, 80 लाख रुपए मैं दे देता हूं। हमने दोनों ने पार्टनरशिप करके एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। बोला अब क्या होता है कि अगर हम ये प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दें तो उसका 20% किराया आप रखोगे, 80% किराया मैं रखूंगा। मैंने कहा मुनासिब। बोला लेकिन आप ही किराए पे ले लो तो मेरा जो 80% किराए का हक है वो तो बनता है ना। तो आप क्या करना, मुझे उस प्रॉपर्टी का 80% किराया दे देना। फिर एक काम करो, थोड़ा बढ़ा के दे दो, इतना कि आप मुझे 80 लाख रुपए के ऊपर किराया भी दो और 80 लाख रुपए का कुछ कुछ अमाउंट मुझे देते जाओ। इससे क्या होगा कि 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद प्रॉपर्टी के मालिक आप ही बन जाना। यानी आपने मुझसे प्रॉपर्टी किराए पे भी ली, जिसका 20% किराया तो आप अपने आप को दोगे, बाकी 80% किराया मुझे दो, मेरा वाला हिस्सा मुझे दे दो। और जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते जाओगे मुझे कुछ अमाउंट देते हुए, आपका किराया कम होता जाएगा और प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इजारा में प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी। हम इसको लीज पे ले रहे हैं और इसको मेंटेन करना, इसको रिपेयर करना, सारी चीजें
लैंडलॉर्ड की यानी लेसोर की जिम्मेदारी रहेगी, और जो रनिंग कॉस्ट होगी वो लेसी भरेगा, और लेसी की गफलत की वजह से अगर एसेट को कोई डैमेज हुआ तो वो भी लेसी भरेगा। ठीक है, इस्तेमाल की वजह से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो लेसी भरेगा। द लेसोर कैन नॉट चार्ज लेट पेमेंट पेनल्टी एज इनकम, पेनल्टी अलाउड नहीं है। लीज एंड सेल एग्रीमेंट शुड बी सेपरेटेड एंड नॉन कंटिजेंट। लीज एक अलग चीज है और सेल एक अलग चीज है, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। इन कन्वेंशनल लीज द लेसोर हैज द यूनिलेटरल राइट टू रिसेंड द लीज कॉन्ट्रैक्ट एज हिज सोल डिस्क्रिशन। अच्छा, उसमें रिसेंड का मकसद होता है कैंसिल करना, हाँ, रिसाइन का मकसद है कैंसिल करना। उसमें क्या होता है, लेसोर अपनी मर्जी से लीज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन इस केस में हमें दोनों की कंसेंट होना जरूरी है, म्यूचुअल कंसेंट। अगर हम दोनों इस बात पे एग्री होते हैं कि भाई प्रॉपर्टी खाली करनी है तो हम खाली करेंगे, मैं आपको उठा दूं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये हो गया हमारी ऑपरेटिंग लीज। तीसरा आता है मुदारबा। मुदारबा में इक्विटी यानी जिस तरह शेयर होल्डर होता है ना, उसको हम कहते हैं रबुल माल। एक बंदा जो साहिब हैसियत है, मालदार है, उसको हम कहते हैं रबुल माल। और एक है हुनरमंद बंदा, ठीक है, स्किल्ड बंदा जिसको काम आता है, जिसको मैनेजमेंट आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुदारिब। तो एक रबुल माल और मुदारिब के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुदारिब विल बी एक्टिंग एज अ वर्किंग पार्टनर, काम सारा वो करेगा और मैं उसमें सिर्फ पैसे लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, प्रॉफिट हो लॉस हो मैं आपके साथ हूं। ठीक है, कभी भी रिस्क एक बंदे के हाथ में नहीं हो सकता, रिस्क हमेशा शेयर होना चाहिए। इसमें हमने बात की थी शायद, हाँ उसमें लिखा है, हाँ शेयरिंग रिस्क वाला। और रियल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी वो ट्रांजैक्शन जो एग्जिस्ट करती है, जिसकी इकोनॉमिक सब्सटेंस है, वही उसी चीज को किया जाएगा। अच्छा, सो मुदारबा इज अ पार्टनरशिप इन प्रॉफिट वेयर बाय वन पार्टी प्रोवाइड्स कैपिटल दैट इज रबुल माल एंड द अदर पार्टी प्रोवाइड्स लेबर स्किल्स दैट इज मुदारिब। मुदारिब में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल विद द कंसेंट ऑफ द रबुल माल। अगर आप भी कुछ पैसे लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मुदारबा, एक रिस्ट्रिक्टिव और एक अनरिस्ट्रिक्टिव। यानी एक जिस तरह एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक वर्किंग पार्टनर होता है, तो रिस्ट्रिक्टिव और अनरिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव का मकसद मुदारबा मीन्स, रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा मीन्स दैट द इन्वेस्टर हैज स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स इन द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज रिस्ट्रिक्टेड टू द वर्किंग पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ सच स्पेसिफिकेशंस। मैंने आपको आपका दायरा बता दिया कि ये जो फैसले हैं ना मेरे पैसों के हवाले से, वो आप कर सकते हो क्योंकि पैसे मेरे हैं। और आपको मैंने एक रिस्ट्रिक्टिव बता दिया कि अगर यहां तक के डिसीजंस हो तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, ये फैसले आप खुद ही कर लेना। जिस तरह हम म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं तो उनको मैंने स्पेसिफाई कर दिया अगर कि भाई ये हवाले से जो फैसले होंगे वो आप खुद कर लेना। लेकिन अगर कोई हाईली रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं, कोई गैम्बलिंग या कोई बहुत नुकसान वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप फैसले नहीं ले सकते, वो आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। ये हो गया रिस्ट्रिक्टिव। अनरिस्ट्रिक्टिव में मैं आपको यूं समझते पावर ऑफ अटॉर्नी दे दूंगा। Unrestricted mudarbas mean that the investor has granted the working partner the right to undertake any lawful investments to make profit. It is responsibility of working partner to avoid unlawful and high risk investments. The working partner is liable for any losses suffered from such investments. कि आपकी वजह से हुए हैं, लेकिन मैंने आपको अख्तियार दे दिया है कि ये फैसले आप कर सकते हो। लास्ट, मुशारका। मुशारका is basically partner. Relationship established under a contract by mutual consent of the parties for sharing of profits and losses arising from the joint enterprise या joint venture. इसको हम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं या समझने के लिए इसको आप जेवी भी कह सकते हैं। जॉइंट वेंचर का मकसद हम दोनों मिलके काम करेंगे। The profit is distributed among the partners in predetermined ratios, while the loss is borne by each partner in proportion to his contribution. अच्छा, इसमें सैलरीज रखी जा सकती हैं कि जो बंदा काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, वो अगर इसमें कुछ तनख्वाह भी रखता है तो वो रख सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट का उसका शेयर है वो उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक आता है सुकूक, वो इसमें है नहीं लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं सिंपली याद करने के लिए कि सुकूक क्या होता है। वो इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं।
तो अगर कोई कंपनी शरिया कंप्लाइंट होके और बॉन्ड्स इशू करती है तो हम उसको सुकूक कह सकते हैं।